स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरबीसी क्लासेस में। आशा होगी आज सभी लोग अच्छे होंगे। आइए हम अब बात करते हैं हाई स्कूल के एक महत्वपूर्ण टॉपिक रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अपक्रिया क्या है? रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जैसे क्या हुआ हमारा पानी हुआ, तो पानी हमारा क्या हुआ, पानी मिलता है चीनी में। तो जब पानी मिलता है चीनी में तो हमारा नया पदार्थ क्या बना, शरबत। तो इस जो क्रिया हो रही है तो इसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। जैसे हमें चाय बनाना तो उसमें क्या डाल देते हैं, दूध डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं और चाय पत्ती डाल देते हैं। तो जब ये मिलते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है, क्या चीज़, चाय बनती है। तो शरबत ही बना। जब हम चीनी डालें और पानी डालें तो चीनी एक अलग पदार्थ हुआ, पानी एक अलग पदार्थ हुआ। लेकिन जब मिलकर बना क्या बना, शरबत, तो उसे हम चीनी पानी तो कहेंगे नहीं, उसका नया नाम क्या हो गया, शरबत हो गया। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया। मतलब जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक कोई तीसरा नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। जैसे कुछ भी हुआ, जैसे नाइट्रोजन हुआ और हाइड्रोजन हुआ। जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलते हैं तो पहले नाम क्या हुआ, नाइट्रोजन, इसके बाद क्या हुआ, हाइड्रोजन। जो दोनों मिलते हैं तो क्या बनते हैं, अमोनिया गैस, अमोनिया बनती है। तो अमोनिया, अब देखो इसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन नहीं कहते, उसे नाम क्या हो गया, नाइट्रोजन हो गया। तो नाइट्रोजन, तो जैसे दो पदार्थ जब मिलते हैं कोई तीसरा पदार्थ बनता है, जो ये क्रिया हो रही है उसे ये क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। तो इसमें बात रही कि दो पदार्थ क्या है जो मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। इनसे जो मिलता है बनता है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। दोनों को ही हम क्या कहते हैं, पदार्थ। तो पदार्थ रहे वह पदार्थ किसे कहते हैं। ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं होती हैं जो स्थान घेरती हैं तथा उनका एक द्रव्यमान होता है, उन्हें क्या कहते हैं, पदार्थ। जैसे ये क्या हुआ, मार्कर, तो मार्कर भी क्या है, एक पदार्थ, चूंकि इसका भी एक क्या है, द्रव्यमान है। जैसे हम खुद ही हैं तो हम भी, हमारा भी एक क्या है, द्रव्यमान है, एक स्थान घेरते हैं, इसलिए हम भी एक क्या हैं, पदार्थ हैं। तो ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं होती हैं उन्हें जो स्थान कहते तथा उनका एक आयतन होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो या तो दूसरी परिभाषा ये होती है कि पदार्थ उसे कहते हैं जो तत्वों से मिलकर क्या बनते हैं, पदार्थ बनते हैं। तत्व किसे होते हैं, तो सबसे पहली बात है तत्व किसे कहते हैं। तो तत्व देखो किसे कहते हैं, तत्वों से ही मिलकर हमारे क्या बनते हैं, पदार्थ। तो ये बताओ, अगर हमें पदार्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करना तो तत्वों के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे ये हुआ जल, तो जल हुआ, जल का सूत्र क्या होता है, H2O। तो देखो अगर जल हुआ तो एक तत्व क्या है, हाइड्रोजन, और एक तत्व क्या है, ऑक्सीजन। इन दोनों तत्वों से ही मिलकर ये क्या बना है, जल बना है। जल को हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो अगर ये बताओ हमें रासायनिक अपक्रिया पढ़ना है तो पदार्थों के बारे में जानकारी प्राप्त होना बहुत जरूरी है। तो अगर पदार्थों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है तो हमें तत्वों के बारे में भी जानकारी प्राप्त, क्योंकि अब देखो जल है, जल का सूत्र क्या हुआ, H2O हुआ। तो H2 हुआ, इसमें H क्या है, O क्या है, यही तो क्या होते हैं, तत्व। तो अगर हमें पदार्थ के बारे में सही जानकारी तभी प्राप्त हो सकती है जब हमें किसके बारे में जानकारी प्राप्त हो, तत्व के बारे में जानकारी प्राप्त हो। अगर हम तत्व में, जैसे अमोनिया हुआ, तो अमोनिया का जो हमारा सूत्र होता है, तो अमोनिया का सूत्र होता है NH3। जैसे नमक हुआ, तो नमक भी एक प्रकार का क्या हुआ, पदार्थ। इसका सूत्र क्या होता है, NaCl। तो जब ये नमक का सूत्र हुआ NaCl हुआ, तो इनमें N क्या है और Cl क्या है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। तो अगर जैसे पदार्थ हो तो पदार्थ के बारे में सही अगर जानकारी हमें प्राप्त करना है तो तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त होना बहुत जरूरी है। जैसे नमक ही हुआ तो किससे बना है, Na और Cl से मिलकर बना। तो Na पता होना चाहिए क्या चीज़ है, Cl पता होना चाहिए क्या चीज़ है, ठीक। तो अब हम बताते हैं तत्व किसे कहते हैं। ब्रह्मांड में सभी वस्तु जिनको हम बना नहीं सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। जैसे हमारा क्या हुआ, सोना हुआ। जैसे मार्कर हुआ, तो मार्कर बनाया गया है तो मार्कर तत्व नहीं है, मार्कर क्या हो गया, पदार्थ। मतलब ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं बनाई गई उन्हें हम क्या कहते हैं, पदार्थ। और जिनको हम बना नहीं सकते उन्हें हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। जैसे कि सोना हुआ, तो अगर सोचो सोना क्या किसी से हम बना सकते हैं, सोना से क्या लोहा बन सकता है, या लोहे से सोना बन सकता है, नहीं बन सकता। कारण क्या है, सोना एक प्रकार का क्या है, तत्व। तत्व वे होते हैं जिनको किसी भी रासायनिक या भौतिक विधि से ना तो किसी दूसरे पदार्थ से बना सकते हैं और ना ही इससे कोई दूसरा पदार्थ बना सकते हैं। जैसे सोने से सोचे तो सोना हुआ, तो सोना कहोगे अंगूठी बन जाएगी, तो अंगूठी रहेगी तो किसकी रहेगी, सोने की रहेगी। मतलब उससे कोई नया पदार्थ नहीं बन सकता। हमारे से लोहा हुआ, तो हम सोचे क्या लकड़ी से लोहा बना सकते, तो संभव नहीं है, क्योंकि तत्व है, तत्व को हम किसी दूसरे पदार्थ से बना नहीं सकते हैं। जैसे हमारा क्या हुआ, चांदी, क्या हुआ, चांदी। तो चांदी भी एक प्रकार का क्या है, तत्व, क्योंकि इनको हम बना नहीं सकते। सोचे सोना से क्या चांदी बन सकता है, तो संभव नहीं है, क्योंकि तत्व वे होते हैं जिनको हम बना नहीं सकते हैं।
अब जैसे हम खुद को पूछे हम तत्व हैं, तो हम तत्व नहीं है, क्योंकि हमको बनाया गया है, हमको बनाया गया है। मम्मी पापा थे, उन्होंने हमको बनाया है, ठीक। अगर शुक्राणु नहीं होते, अंडाणु नहीं होते, तो हमारा निर्माण संभव नहीं है। अभी जैसे बोर्ड ही पूछा जाए, बोर्ड तत्व है या पदार्थ, तो बोर्ड भी एक प्रकार का क्या है, पदार्थ, क्योंकि ये बनाया गया है। जैसे मोटरसाइकिल हुई या गाड़ी हुई, जो भी वस्तु जिनको हम बनाए हैं, जिनको हम बनाए उन्हें हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, और जिनको हम बनाए नहीं उन्हें हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। जैसे हम पूछ ले किताब है, तो किताब को बनाया गया है, तो किताब भी एक प्रकार का क्या है, पदार्थ है। पेन हुआ, पेन भी क्या देखा जाए बनाया जाता, तो ये भी एक प्रकार का क्या हुआ, पदार्थ। मतलब जो तत्व होते, तत्व को हम बना नहीं सकते, तो ये पाए कहाँ जाते हैं, ये पृथ्वी पर हमें स्वतः पाए जाते हैं, बस इनको हम आराम से खोज निकालते हैं। तो जो तत्व होते, जैसे क्या हुआ लोहा, तो लोहा सोचे क्या लकड़ी से कभी लोहा बन सकता है, या कभी चांदी से लोहा बन सकता है, नहीं बन सकता है। इसीलिए तत्व इतने मूल्यवान है। अगर सोना देखा इतना महंगा क्यों है, अगर हम इसको बना सकते थे, अगर लोहे से, अगर 1 कुंटल लोहे से भी सोना बन जाता तो हम बना लेते, ठीक। अगर 1 कुंटल लोहे से भी हम सोना बन जाता तो बना लेते, तो इतना महंगा सोना नहीं होता। जैसे क्या हुआ ऑक्सीजन, तो जो हमारा ऑक्सीजन हुआ, तो ऑक्सीजन को भी हम बना नहीं सकते हैं, तो ये भी क्या हुआ, तत्व। तो इसी कारण से तत्व इतने महंगे, जैसे चांदी इतनी महंगी इसीलिए है क्योंकि इसको हम बना नहीं सकते। अगर बन जाती तो हम आराम से भारत में भी इसका उत्पादन करने लगते और आराम से इतनी महंगी नहीं होती। तो अब तत्व वे होते आसान के तत्व जिनको हम बना नहीं सकते हैं, जबकि पदार्थ क्या होते हैं, तत्वों से मिलकर ही क्या बनते हैं, हमारे पदार्थ बनते हैं। जैसे कि क्या हो गया, अब यहाँ पर हाइड्रोजन हुआ, इसके बाद क्या हुआ, लोहा हुआ, फिर क्या हुआ, सिलिकॉन, ये हमारा हुआ सिलिकॉन। सिलिकॉन भी एक प्रकार का क्या है, तत्व है। तो तत्व जैसे हम पूछे पानी, तो पानी को हम बना सकते हैं। अगर जैसे देखा जाए पानी किससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो पानी तत्व नहीं है, पानी एक प्रकार का क्या है, पदार्थ है। पानी भी एक प्रकार का पदार्थ। तो तत्व वे होते हैं जिनको हम बना नहीं सकते, उन्हें हम क्या कहते हैं, तत्व। और जो तत्वों से मिलकर बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो इसमें जैसे हम सोने के बारे में पढ़ें, तो सोने के बारे में इससे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं सोना के बारे में। तो एक होता है शुद्ध सोना, तो शुद्ध सोना जो होता है, तो शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट। ये 24 कैरेट क्या है, सोने की शुद्धता मापने की एक इकाई है। अगर शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है। जो ज्वेलरी बनाते हैं, मतलब जो भी अंगूठी बनाते हैं या हार बनाते हैं, वो 18 से कितने 22 कैरेट का होता है। इससे कम का भी होता है, लेकिन सोना इतना मुलायम होता है कि शुद्ध सोने का ज्वेलरी बनाया नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर इतने मुलायम होते हैं इनको पहनने से टूट जाएंगे। तो ये तत्व समझ में आई बात कि तत्व किसे कहते हैं। इनके बाद क्या हो, पदार्थ। तत्व को हम बना नहीं सकते, उन्हें हम क्या कहते हैं, तत्व। जो तत्वों से मिलकर बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो अब पदार्थ भी कई रूप में पाया जा सकते हैं। जैसे पदार्थ व ठोस में पाया जाता है, ठोस अवस्था में पाया जा सकता है, द्रव अवस्था, जैसे जल है तो जल की अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। कुछ पदार्थ हैं कि जैसे ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे मेज हुआ, कुर्सी हुआ, ये सब कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे पूछा जाए पेड़ क्या है, पेड़ तत्व है या पदार्थ, तो पेड़ को भी बनाया गया है, पेड़ को भी बनाया गया, तो पेड़ भी क्या है, एक प्रकार का पदार्थ है। पेड़ भी एक प्रकार का पदार्थ, मतलब जिनको हम बनाए हुए सब क्या हो गए, पदार्थ हो गए। और जो स्वतः पृथ्वी पर प्राप्त हुए उन्हें हम क्या कह दिए, तो तत्व। तो पदार्थ और तत्व में कोई दिक्कत। अब जैसे तत्व पदार्थ कई रूप में पाए जाए, द्रव भी पाए जाते हैं, ठोस भी पाए जाते हैं और गैस अवस्था में भी पाए जाते हैं। जैसे अमोनिया एक प्रकार के क्या हो गए, गैस हो गए, ठीक। जैसे HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, ये भी एक प्रकार के क्या हो गई, पदार्थ है, लेकिन ये प्रकार के क्या है, गैस है। तो पदार्थ कई रूप में पाए जाते हैं। तो अब देखा जाए पदार्थों में क्या होता है, रासायनिक अपक्रिया होना, तो पदार्थों में एक होता है परिवर्तन। जैसे एक हुआ दूध, तो दूध था, दूध हमारा कुछ समय बाद क्या बन गया, दही। तो दूध कुछ समय बाद हमारा दही बन गया, तो इसे हम क्या कहते हैं, परिवर्तन। तो देखा जाए परिवर्तन जो होता है, पदार्थों में परिवर्तन 2 प्रकार से होता है। एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन होता है। अगर देखा जाए पदार्थ में परिवर्तन, तो परिवर्तन 2 प्रकार से होते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हो, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें परिवर्तित वस्तु को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। परिवर्तित मतलब बदली गई वस्तु। जैसे हम पानी से क्या बनाए, बर्फ,
तो पानी से बना है बर्फ, अब बर्फ से क्या बन जाएगा? पानी। तो ये कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। मतलब भौतिक परिवर्तन उस परिवर्तन को कहते हैं जिसमें परिवर्तित वस्तु को दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम दूध से क्या बनाएं? दही, लेकिन अब क्या दही से दूध बन जाएगा? नहीं बन पाएगा। तो वो कौन सा परिवर्तन हुआ? रासायनिक परिवर्तन। मतलब जिसमें बदली गई वस्तु को हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और जिनमें बदली गई वस्तु को पुनः प्राप्त कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे व्यक्ति का बढ़ना हुआ, तो व्यक्ति अगर बढ़ गया, अब हम छोटे से हम बड़े हो गए, तो अब क्या हम छोटे हो सकते हैं? तो छोटे संभव नहीं है। तो ऐसा परिवर्तन कौन सा परिवर्तन हुआ? रासायनिक परिवर्तन हुआ। जैसे कि हमारा कपूर का जलना हुआ, तो कपूर अगर जल चुका तो क्या हमको दोबारा प्राप्त हो पाएगा? नहीं प्राप्त हो पाएगा। तो कैसा परिवर्तन हुआ? रासायनिक परिवर्तन हुआ। तो हम लिख सकते हैं जैसे कपूर का जलना, कपूर का जलना, बर्फ का, दही का बनना, दही का बनना, ये सब कैसे परिवर्तन हुए? रासायनिक परिवर्तन हुए। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? जैसे बर्फ का बनना, बर्फ का बनना, जैसे बर्फ का बनना भौतिक परिवर्तन कैसे हुआ? कारण क्या है? जैसे अगर देखा जाए बर्फ बना तो पानी से क्या बनी? बर्फ। अब बर्फ से क्या बन जाएगा? पानी। मतलब भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें बदली गई वस्तु को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पानी था तो पानी क्या बन गया? बर्फ। अब बर्फ पिघल के क्या बन जाएगा? पानी। तो ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं? भौतिक। लेकिन अगर जैसे हमारा क्या हुआ? दूध, तो दूध से क्या बना? दही। तो क्या दही, दूध से दही बना, अब दही से दूध बन जाएगा? संभव नहीं है। तो ऐसा परिवर्तन कौन सा परिवर्तन हुआ? रासायनिक परिवर्तन हुआ। जैसे भोजन का पचना हुआ, तो भोजन अगर पच चुका तो क्या दोबारा प्राप्त हमको हो पाएगा? संभव नहीं है। तो ऐसा परिवर्तन कैसा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे पूछा जाए कागज का जलना, तो कागज अगर जल चुका है तो हमको दोबारा प्राप्त उस रूप में नहीं सकता है। तो ऐसा परिवर्तन कैसा हुआ? रासायनिक परिवर्तन हुआ। लेकिन वही बात आ जाए कागज का फटना, तो अगर कागज फट चुका तो उसको दोबारा हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा परिवर्तन कौन सा परिवर्तन हुआ? भौतिक परिवर्तन हुआ। जैसे इसमें क्या हो जाता है? कागज का फटना, कागज का फटना। जैसे शरबत का बनना, तो शरबत का बनना, शरबत किससे मिलकर बना होता है? चीनी और पानी से। तो चीनी और पानी से अगर हमारा शरबत बना, चीनी और पानी से शरबत हुआ, चीनी और प्लस पानी से, चीनी और प्लस पानी से मिलकर क्या बना? हम शरबत। तो अब क्या शरबत से हमें चीनी पानी प्राप्त हो पाएगा? तो संभव नहीं है। मतलब इसमें चीनी तो प्राप्त हो जाए लेकिन पानी प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो शरबत को हम भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों में रख सकते हैं। जैसे पेड़ का बढ़ना पूछा जाए, तो पेड़ अगर छोटा था वो बड़ा हो गया, अब उसको छोटा तो संभव कर नहीं सकते हैं। तो वैसा परिवर्तन कैसा परिवर्तन हुआ? रासायनिक। मतलब रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें परिवर्तित वस्तु को हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे अब हमारा भोजन का पचना, भोजन पच चुका, हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। तो ऐसा क्या हुआ? रासायनिक। जैसे हम पूछे कोयले का जलना, तो कोयला अगर जल चुका है तो हम दोबारा उसको प्राप्त नहीं कर सकते, कोई भी तरीके से हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो कोयले का जलना कौन सा परिवर्तन हुआ? रासायनिक परिवर्तन हुआ। अभी वही हो जाए कोयले का टूटना, तो कोयले का टूटना कौन सा परिवर्तन हो गया? भौतिक परिवर्तन हो गया। जैसे कांच का टूटना पूछा जाए, तो कांच अगर टूट चुका है तो उसको आराम से मशीनरी की सहायता से, मशीनों की सहायता से उनको फिर से ढाला जा सकता है। तो कांच कौन सा परिवर्तन हुआ? भौतिक परिवर्तन हुआ। कांच का टूटना, कांच का टूटना। जितने भी जलने वाली प्रक्रियाएं होती है वैसे कौन से होते हैं? रासायनिक प्रक्रिया होती है। जैसे हम पूछें मोमबत्ती का जलना, तो मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन हुआ? रासायनिक। लेकिन अगर आ जाए मोमबत्ती का पिघलना, अगर मोमबत्ती पिघल जाएगी, ये मान लो मोमबत्ती है, इनको जलाएं, पिघल के इसको फिर से आराम से लपेट कर उसको फिर से ला सकते हैं कि नहीं? तो कैसा परिवर्तन हुआ? भौतिक। लेकिन अगर मोमबत्ती जल चुकी, मोमबत्ती में अगर वो वाला सिरा जल चुका है तो उसको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। तो मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन हुआ? रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो अब रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आगे चलते हैं हम, क्या चीज़ रासायनिक अभिक्रियाएँ क्या होती हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया समझ लो, देख लो इसको, इसके निशान ले लो। अब रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं? ये चैप्टर इंटर हाई स्कूल के दृष्टि से बहुत ही जरूरी, लगभग में इनसे 8 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। या तो इनमें पूछा जाएगा रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। इनमें ऑब्जेक्टिव में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं? परिवर्तन, जैसे रासायनिक परिवर्तन क्या है, जैसे पूछ लेगा उसमें दही का बनना कौन सा परिवर्तन हुआ। तो दही का बनना देखा जाए तो दही का बनना हमारा क्या हुआ?
रासायनिक परिवर्तन हुआ, जबकि जैसे अभी कागज़ का फटना कौन सा परिवर्तन हुआ? भौतिक परिवर्तन हुआ। तो ये हुए हमारे परिवर्तन। अब हम बात आई किस पर? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर कोई नया पदार्थ बनाते हैं तो उस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम पहले बता चुके, जैसे चीनी हुआ, चीनी में चीनी एक पदार्थ था, पानी एक पदार्थ था, दोनों आपस में मिले तो हमारा क्या बन गया? शरबत। तो जो ये क्रियाकलाप हो रही है, इसी क्रियाकलाप को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दूध रखा है तो दूध अकेला पदार्थ था, वो फट गया, तो दूध अकेला फट गया तो एक नया पदार्थ बन गया, तो कौन सा परिवर्तन हुआ? रासायनिक अभिक्रिया। वो कौन सी अभिक्रिया हुई? रासायनिक। मतलब जो ये परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन का नाम हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम सब्जी बनाते हैं तो सब्जी बनाते हैं चावल का, जैसे सब्जी बनाते हैं चावल ही बनाते हैं, ये सब्जी बनाते हैं तो उसमें सब्जी डालते हैं, काट के आलू अलग से डालते हैं, गोभी अलग से डालते हैं। जब उनमें मिल जाता है तो एक नया पदार्थ बन जाता है ना, तो उस नए पदार्थ अब वो सब्जी हो गई, तो उस जो क्रिया हो रही है उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा लिखो। जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर कोई नया पदार्थ बनाते हैं, आपस में मिलकर कोई नया पदार्थ बनाते हैं, नया पदार्थ बनाते हैं, तो इस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। ये थ्योरी अगर बोर्ड के दृष्टि से बहुत ही जरूरी है, लगभग में यही पूछा जाती है रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ठीक, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया परिभाषा समझ में आई कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर कोई नया पदार्थ बनाते हैं तो जो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हम बताएं, चीनी हुआ और प्लस में क्या हुआ? हमारा पानी हुआ। तो चीनी एक अलग पदार्थ था, पानी एक अलग पदार्थ हुआ, ये दोनों मिलकर क्या बना दिए? हमारा शरबत। इसे हम पहले क्या कहते थे? चीनी, और इसे क्या कहते थे? पानी। अब जो मिलकर जो बना तो उसका नया नाम क्या हो गया? शरबत ही तो हो गया ना। तो उसमें परिभाषा ये तो लिखा है, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर कोई नया पदार्थ बनाते हैं तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इनमें जो मिले होते हैं ये भी पदार्थ हैं और ये भी क्या है? पदार्थ हैं। तो जो ये मिले होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? अभिकारक। मतलब जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम क्या कहते हैं? अभिकारक। और उनसे जो प्राप्त होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। जैसे कि हम कुछ भी बना, जैसे हम चाय बना रहे हैं, तो जो चाय बना रहे हैं तो चाय में हम क्या डाल रहे हैं? पानी डाल रहे हैं, दूध डाल रहे हैं, चाय पत्ती डाल रहे हैं, लौंग डाल रहे हैं, इलायची। तो जो मतलब जैसे हमें बनाना क्या है? चाय। तो इनके लिए जो पदार्थ हम मिला रहे हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अभिकारक। मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अभिकारक। और इनसे जो हमारा नया पदार्थ प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद। जैसे सब्जी जब बना रहे थे तो सब्जी, जैसे हम गोभी और आलू की सब्जी बना रहे हैं तो इसमें जब गोभी और आलू मिलाए, इसमें जो मसाला मिलाए, ये सब क्या हुए? अभिकारक। और जब नया बनकर तैयार हुआ तो उसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो अभिकारक, अगर इसमें थोड़ी प्रजाति है कि अभिकारक किसे कहते हैं, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और इनसे जो प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। जैसे अब यहाँ शरबत जब बनाएं तो हमारा चीनी और पानी क्या हो गया? अभिकारक। और जो शरबत बना उसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद। इनके बीच क्या होता है? तीर का चिन्ह होता है। तो अगर अभिकारक किसे कहते हैं, थ्योरी पूछी जाती है, अभिकारक किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ ही गई। अभी केवल इसे हिंदी में समझो कि चीनी और पानी क्या होता है। अब चीनी का सूत्र ही बताएंगे, पानी का भी सूत्र बताएंगे, शरबत का भी सूत्र बताएंगे, लेकिन इसमें पूरी थ्योरी और पूछा जाता है अभिकारक किसे कहते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जो ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ये पूरा क्रियाकलाप हो रहा है, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं।
कारक कैसे कहते हैं? तो अभिकारक की थ्योरी ये होती है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। जैसे इनमें ये बता दिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। जैसे हम सब लोग क्या हैं, एक उत्पाद हैं। हम सब लोग क्या हुए, एक उत्पाद। हमारे मम्मी पापा हमारे लिए क्या हुए, अभिकारक हो गए। हमारे मम्मी पापा हमारे लिए क्या हो गए, अभिकारक। अब देखो जरूरी नहीं कि कोई भी पदार्थ हमेशा अभिकारक होगा। जैसे चीनी था, पानी था, आज क्या है, अभिकारक, और ये क्या हुआ, उत्पाद। शरबत क्या हुआ, उत्पाद। लेकिन जैसे शरबत से हम कुछ बनाते हैं तो शरबत उसके लिए क्या हो गया, अभिकारक। जैसे हम बने तो हम एक प्रकार के क्या हो, उत्पाद ही तो है ना। तो हमारे मम्मी पापा हमारे लिए क्या हुए, अभिकारक हुए, वे हुए अभिकारक। अब लेकिन जब हम सब लोगों से जब हमारी शादी होगी, बच्चे होंगे, तो उनके लिए हम सब लोग क्या हुए, अभिकारक। और जो हमारे बच्चे हुए उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो हमेशा कोई पदार्थ अभिकारक या हमेशा कोई पदार्थ उत्पाद नहीं रह सकता। मतलब निर्भर करता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं, भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। जैसे हम यहाँ बता, चीनी और पानी क्या हुआ, अभिकारक। उत्पाद किसे कहते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया। ये थ्योरी देख लो या तो इसके इंसान ले लो, इसके लिख लो। तो अभिकारक समझ ही क्या होगा, अभिकारक किसे कहते हैं। अब बात उत्पाद किसे कहते हैं। उत्पाद किसी रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने के बाद जो प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। उत्पाद किसी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया के समाप्त होने के बाद जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहते हैं। उत्पाद कहते हैं। अगर थ्योरी में पूछी जाए कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया की पूर्वी परिभाषा यही देना है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके कोई नया पदार्थ बनाते हैं तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, रासायनिक क्रिया कहते हैं। 3 नंबर में आ रहा तो ये लिख देंगे। अगर 5 नंबर में आ रहा है तो हम लिखेंगे किसी रासायनिक जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर कोई नया पदार्थ बनाते हैं तो इस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, तथा इनसे जो प्राप्त होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। इनके बीच क्या होता है, तीर का चिन्ह होता है। जैसे हम बता रहे हैं, अब इनमें एग्जाम्पल ये देखो, जैसे C है और ये क्या है, O2, और यहाँ से क्या बन गया, CO2। तो इनमें C और O2 ये सब क्या हुए, अभिकारक हुए। लेकिन इनसे जो प्राप्त हुआ इसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। अगर CO2 का नाम पूछा जाए, अगर कहीं पर होता है C, अगर किसी भी तत्व का बहुत आसानी से हम नाम लिख सकते हैं। देखो ये सब समझ लो बस। अगर कहीं पर C लगा है तो उसके लिए क्या लगा दो, कार्बन। पीछे O लगा है तो उसके लिए लगा दो ऑक्साइड। पीछे O लगा तो उसके लिए हम क्या लगा दें, ऑक्साइड लगा दें। अगर पीछे क्या लगा है, CO3, ये अच्छे से नोट कर लो, इससे नामकरण करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। जैसे CO3 लगा है तो CO3 के लिए हमेशा क्या लगाना, कार्बोनेट।
मतलब कोई भी पदार्थ होते हैं तो उनका एक होता है रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र ये इंगित करता है कि ये किससे मिलकर बना है। जैसे जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है H2O, तो उससे पता चल रहा है जल किससे मिलकर बना है, H और O से मिलकर बना होता है। तो जैसे यहाँ पर है, अब जो ये पदार्थ हुआ है किससे मिलकर बना है, कार्बन और ऑक्सीजन, इसी तो मिलकर बना ना। अगर कहीं पर NO3 लगा है तो NO3 के लिए हमेशा क्या लगा देना, नाइट्रेट लगा देना। अगर SO4 लगा है तो इसके लिए हमेशा लगा देना सल्फेट। अगर Cl लगा तो हमेशा इसके लिए क्या लगा देना, क्लोराइड। मतलब कुछ है आगे, हम इसके बारे में बहुत अच्छे से बताएंगे। किसी भी यौगिक को नाम याद नहीं करना पड़ेगा, हम तुमको आराम से ऐसे ही सिखा देंगे कि नाम कैसे होगा। जैसे अभी इन्हें में आराम से लिख दो, जैसे लिखा है Na2CO3 का अगर तुमसे कोई पूछे नाम, तो देखो हम अगर पहले बता चुके कि Na के लिए क्या लगाते हैं, सोडियम। तो Na हमारा क्या हो गया, सोडियम। बहुत आसान तरीके से किसी भी तत्व का नाम बहुत आसानी से हम बता सकते हैं। जैसे Na से क्या हो गया, सोडियम। अब देखो पीछे क्या लगा है, CO3, तो हम कहें कहीं भी भैया CO3 लगा तो उसके लिए हम क्या लगा देते हैं, कार्बोनेट। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया। तो इस आधार पर पूरा नाम, जैसे अब यहाँ पर इसका नाम लिखना, तो ये C इसे हम क्या कहते हैं, कार्बन कहते हैं। अगर O के लिए हम जानते हैं क्या लगाते हैं, ऑक्साइड, तो डाई ऑक्साइड भी कह सकते हैं, 2 ऑक्साइड लगे हैं। और नहीं तो इसका सीधा नाम क्या है, ऑक्सीजन है। अगर हमसे इसका नाम पूछे, मतलब ये दोनों मिले तो इन्हें हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। इनसे जो प्राप्त होता है इन्हें हम क्या कहते हैं, उत्पाद। इस उत्पाद का क्या नाम है, तो ये बताओ, हम C से क्या बता चुके हैं, क्या लिखते हैं, कार्बन। तो C से हो गया हमारा कार्बन। अगर किसी चीज़ की संख्या 1 है तो 1 के लिए लगा देते हैं हम ये मोनो। अगर 2 है तो क्या लगा देंगे, डाई। और अगर 3 है तो क्या लगा देंगे हम, ट्राई। तो जैसे अब यहाँ C से क्या हुआ, कार्बन। O के लिए क्या लगाते हैं, ऑक्साइड, लेकिन O कितने हैं, 2 हैं। तो हम जानते हैं 2 के लिए क्या लगाते हैं, डाई। तो इसका पूरा नाम क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। किसी भी बताकर, जैसे अभी हम तुमसे पूछ लें CO का नाम, CO का नाम, तो हम जानते हैं C के लिए क्या लगाते हैं, CO का नाम। C के लिए क्या लगा देते हैं, कार्बन। तो C देखो यहाँ पर लिखा है, C से क्या हो गया, कार्बन। O कितने हैं, 1, और 1 के लिए हम पढ़ चुके क्या लगाते हैं, मोनो। तो नाम क्या हो जाएगा, कार्बन मोनो ऑक्साइड। तो इस आधार पर हम नामकरण बहुत आसानी से कर सकते हैं। अभी केवल तुम ये जानो अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं। तो अभिकारक भी समझ में आ गया, उत्पाद भी समझ में आ गया। किसी रासायनिक अपक्रिया के समाप्त होने के बाद जो प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। जैसे हम सब्जी बना रहे हैं तो सब्जी में जो हम गोभी चावल ये सब मिलाए थे वो सब क्या था, अभिकारक। गोभी मिलाए और आलू मिलाए, मसाला मिलाए, तेल मिलाए, वो सब क्या हुए, अभिकारक। और इनसे जब प्राप्त हुई सब्जी अंत में जो हमें प्राप्त हुई उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद। तो अगर यहाँ पर देखा जाए पूरी रिएक्शन लिखना तो ये कह सकते हो कि अभिकारक और उत्पाद के बीच एक तीर का चिन्ह होता है। अब यही तो होता नहीं है। जैसे कोई भी रासायनिक अपक्रिया में कितने लोग होते हैं, एक अभिकारक होता है और एक क्या होता है, उत्पाद होता है। इसके बाद एक होता है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक किसे कहते हैं, उत्प्रेरक नाम से ही पता चल रहा है, उत्प्रेरित करने वाला, उत्प्रेरित करने वाला। जैसे हम बनाते हैं जब शरबत बनाते हैं, तो अगर हम शरबत बना रहे हैं तो शरबत जब बनाएंगे तो अगर नल के पानी से शरबत बनाएंगे तो शरबत आसानी से घुल जाता है, चीनी आसानी से घुल जाती है, क्योंकि वहाँ पानी का टेम्परेचर कम है, उसका घनत्व भी कम है। लेकिन जैसे हम तो उसमें अगर हम बर्फ़ डाल दें तो जब बर्फ़ डालने के पश्चात क्या होगा कि देखेंगे कि अब जो चीनी है, चीनी पानी में मिलना, मतलब चीनी में पानी के मिलने की जो दर होती है वो हमारे से कम हो जाती है। इससे पता है कि मतलब जब हम मिला देते हैं बर्फ़ तो अपक्रिया कैसे हो जाती है, धीमी। जैसे हम पकाते हैं मटर, जब मटर पकाते हैं तो हमारा काम क्या है, मटर को पकाना। जब मटर पका रहे हैं तो उसमें जब सोडा होता है तो सोडा डाल देते हैं, इसलिए कि हमारा काम क्या था, मटर पकाना। मटर अच्छे से नहीं पक रही है तो घर वाले क्या डाल देते हैं, उसमें सोडा। अब क्या उसको मटर पकाने में सोडे कोई महत्व है, सोडे कोई स्वाद से मतलब नहीं, बस वो क्या करता है, हमारी अपक्रिया को तेज करता है। हमारा काम था जैसे मटर 20 मिनट में पकती, अब कितने 10 मिनट में सोडा डालने पर 10 मिनट में पक जाएगा, अच्छे से पक जाएगी, ठीक। तो ये हमारा सोडा, इसे हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक किसे कहते हैं, किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले वे पदार्थ जो अपक्रिया के वेग को घटा या बढ़ा देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। हाई स्कूल में अगर पूछा जाए तो उत्प्रेरक किसे कहते हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। बस रही बात अब अपक्रिया में जो भाग लेते हैं उनके बारे में बताए तो उत्प्रेरक से इनसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते कि उत्प्रेरक किसे कहते हैं। बस यहाँ केवल यही पूछा जाएगा, रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं,
अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं। आशा होगी आप सभी लोग को ये बातें अच्छे समझ में आ गई होंगी कि उत्पाद किसे कहते हैं, अभिकारक किसे कहते हैं और रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं। इनके बीच तीर का चिन्ह होता है, तो ये अच्छे समझ आइए। अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद भी किसे कहते हैं, ये अच्छे से थोड़ा नोट कर लेना। इससे क्या होगा, नामकरण करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो इसको आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको हटा दे जाए। तो अब रासायनिक अपक्रिया जैसे हुई, तो कोई भी रासायनिक अपक्रिया किससे मिलकर मतलब होती है, एक होता है उसमें अभिकारक और एक क्या होता है, उत्पाद। जैसे रासायनिक अपक्रिया में हम देखें दो लोग होते हैं, पाद कितने होते हैं, दो। जैसे कि ये हुआ था CO+O2, CO+O2। तब जब CO2 मिला था तो क्या बना था, CO2। तो अगर यहाँ पर एक भाग ये है कि नहीं, एक भाग ये है। अगर कोई भी तराजू हो, तराजू संतुलित कब होगा, संतुलित का मतलब होता है बराबर। तराजू दोनों तरफ बराबर तभी होगा, जैसे तराजू का एक पार्ट ये हुआ, एक पार्ट ये। अगर इधर 1 किलो रखा तो इधर 1 किलो रखा तो आपके वो कैसा होगा, संतुलित होगा, मतलब एकदम से बराबर होगा। मतलब संतुलित तभी हो सकता है, देखो अगर रासायनिक अपक्रिया में 2 पार्ट होते हैं, एक इधर वाला पार्ट होता है और एक इधर वाला पार्ट होता है। तो अगर इधर वाले पार्ट में क्या रखे होते हैं, अभिकारक, इधर वाले क्या रखे होते हैं, उत्पाद रखे रहते हैं। तो अपक्रिया कभी कभी तो जैसे अगर यहाँ पर 1 किलो ये था और 1 किलो ये था, मान लिए 1 किलो ये था और 2 किलो ये था, तो अगर यहाँ पर ये टोटल कितने मिलकर बनेगा, 3 किलो। अगर इधर 3 किलो है तब तो ये अपक्रिया संतुलित है, अन्यथा संतुलित नहीं है। तो इसे हम क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक अपक्रिया। कभी कभी क्या होती है, अपक्रिया संतुलित नहीं होती, तो उसको हम क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक अपक्रिया। संतुलित रासायनिक अपक्रिया पूछा तो 3 नंबर में थ्योरी, जितनी थ्योरी बता रहे इससे बाहर थ्योरी आ नहीं सकती है एग्जाम में। अब एक हुई संतुलित रासायनिक अपक्रिया, और यहाँ नहीं तो यहाँ पर कह देता है संतुलित रासायनिक अपक्रिया को संतुलित करने को ही दे देता है। रासायनिक अपक्रिया को संतुलित करने को देगा। 4 रिएक्शन पूछे जाएंगे, 6 नंबर में पूछेगी, 1 रिएक्शन 1.5 नंबर में रहती है। तो संतुलित रासायनिक अपक्रिया। अभी हम बताएंगे रासायनिक अपक्रिया के प्रकार, लेकिन अभी डालो संतुलित रासायनिक अपक्रिया, क्योंकि अपक्रिया को संतुलित करना बहुत ही जरूरी है। तो संतुलित रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, संतुलित का मतलब क्या होता है, बराबर। रासायनिक अपक्रिया में कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, एक होता है अभिकारक और एक क्या होता है, उत्पाद होता है। तो अगर हम 2 पार्ट हुए तो हम ये कह सकते हैं संतुलित रासायनिक अपक्रिया वह रासायनिक अपक्रिया है जिसमें अभिकारक और उत्पाद में जो परमाणुओं की संख्या जो होती है वो क्या होती है, बराबर। मतलब अगर जैसे हम कोई भी रिएक्शन करवाए, जैसे H2 था और Cl2 था। अब H2 था, Cl2 था, इसे कहते हैं हाइड्रोजन, इसे क्या कह देंगे हम, क्लोरीन। तो जब हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर क्या बनते हैं, H से क्या होता है हाइड्रोजन, और इससे हम पहले लिखवा चुके हैं। Cl के लिए क्या लगा देते हैं, क्लोराइड। तो नाम क्या हुआ, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो अगर यहाँ पर देखो कि क्या ये एक प्रकार की क्या है, रासायनिक समीकरण ही तो है। रासायनिक समीकरण का मतलब जिनमें एक तरफ अभिकारक लिखा हो, एक तरफ उत्पाद लिखा हो, इनके बीच तीर का चिन्ह। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो H कितने हैं, 2, लेकिन H यहाँ पर कितने हैं, 1। तो अगर तुम खुद ही सोच लो, एक तराजू पे 1 किलो रखा और एक पर 10 रखा, तो अपक्रिया कहीं संतुलित होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये ऊपर और नीचे। तो ये अपक्रिया कैसी है, असंतुलित। रासायनिक अपक्रिया समीकरण तो सही है, लेकिन ये कैसी है, असंतुलित है। तो इसे हम क्या कहते हैं, असंतुलित रासायनिक अपक्रिया, असंतुलित रासायनिक अपक्रिया। अब इनको हम संतुलित करना एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। 1.5 नंबर में 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 6 नंबर पूछे जाएंगे। तो अगर यहाँ पर हम इनको करते हैं, संतुलित करना सीख रहे हैं। जैसे ये था H2 था और Cl2 था, बराबर नहीं था, HCl था। तो अगर H इधर 2 है तो H इधर भी कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। अगर यहाँ पर H देखा जाए तो H कितने हैं, 1 है। तो अगर यहाँ पर H 1 है और इधर H कितने हैं, 2। अगर इधर H 2 है तो इधर भी कितने होने चाहिए, 2 H होने चाहिए। अगर 1 को 2 अगर 1 को 2 बनाना तो कितने गुणा करते हैं, जैसे 1 में हम 1 को 2 बनाना गुणा करके
तो हम एक में क्या एक से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, संभव नहीं। तो हम एक का गुणा एक का नाम एक, तो एक का गुणा करेंगे तो कितना होगा, एक ही होगा। हमें एक का गुणा मतलब एक को कितना, अगर इधर 2 है तो इधर भी कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो इधर हम कितने से गुणा करते हैं, अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो एच भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और सी एल भी कितना था 1, तो सी एल भी कितने हो जाएंगे 2। मतलब अब हमारे एच कितने हो गए 2 और सी एल भी कितने हो गए 2। इधर देखो एच 2 है और सी एल 2 है। मतलब अब परमाणु, अब रासायनिक अभिक्रिया कैसी हो गई, संतुलित। इसे क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। अगर केमिस्ट्री पढ़ना है तो संतुलित करना अभिक्रिया को बहुत ही ज़रूरी है। अगर अभिक्रिया संतुलित नहीं है तो हम अभिक्रिया को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि अभिक्रिया हम संतुलित करना है। खुद ही सोच लो कि अगर जैसे हमें एक तरफ, जैसे इधर हमें 1 किलो लिया 2 किलो लिया तो संभव 3 ही किलो बनेगा। अगर 3 किलो नहीं बना मतलब रासायनिक अभिक्रिया हम क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो इसे क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कह दो चाहे रासायनिक अभिक्रिया कह दो, दोनों बात एक ही हुई, ठीक। मतलब रासायनिक थ्योरी होती है, जो समीकरण देते हैं उसे क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो इतनी बात अच्छे समझ में आई। तो अगर हम इसकी परिभाषा पूछा संतुलित रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा हम दे सकते हैं ना, कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ में जो परमाणुओं की संख्या होती है, परमाणुओं की संख्या। परमाणु क्या होते हैं, किसी भी तत्व का एक क्या होता है, परमाणु होता है। इसके बाद वाले जब चैप्टर में पढ़ाएंगे तो उसमें तत्वों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, क्योंकि वो अलग क्लास बनेंगे, केवल तत्वों के बारे में उसमें जानकारी देंगे कि तत्व का में परमाणु क्या होता है, ठीक। तो अगर H एक क्या है, परमाणु, तो अगर इधर H कितने थे 2, तो इधर भी H हम क्या कर लिए थे 2। मतलब अगर संतुलित रासायनिक अभिक्रिया परिभाषा पूछी जाए तो वह रासायनिक अभिक्रिया, वह ये लिखा है रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक व उत्पाद, इधर वाला क्या हुआ अभिकारक तथा दूसरी तरफ वाला क्या हुआ, उत्पाद। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद में परमाणु की संख्या कैसी हो, बराबर हो। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया बराबर हो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे असंतुलित इसलिए थी कि इधर H के परमाणु कितने थे 2, लेकिन इधर H के परमाणु कितने थे 1, इसलिए इसे क्या कह देते हैं, असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया। अब यहाँ से हम H के परमाणु 2 हैं तो इधर भी H के परमाणु कितने हैं 2, गुणा करके हम बराबर कर सकते हैं। अब ये कैसे हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया से संतुलित रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। और सबसे ज़्यादा इनमें रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने को पूछा जाता है, क्योंकि केमिस्ट्री बनी है उनमें समीकरण ही ज़्यादा होते हैं। तो समीकरण का मतलब समीकरण अच्छे से समझना बहुत ही जरूरी है, तभी हमें केमिस्ट्री समझ में आएगी। तो ये रिएक्शन समझ में आएगी। अभी हम बहुत रिएक्शन करवाते हैं जिनको संतुलित करना हम सिखाएंगे। काफ़ी इन पर सवाल करवाएंगे कि अगर रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करना आ जाए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते हैं तो इनको अच्छे से समझ लिया जाए। जैसे ये हुई रिएक्शन, C थे और O2 थे। अगर यहाँ बनी थी CO2, तो अगर इधर कार्बन कितने हैं 1, तो इधर भी कार्बन हुए 1, बराबर है। O इधर 2 है तो O इधर भी कितने हैं 2, तो ये भी बराबर है। तो ये अभिक्रिया कैसी है, संतुलित। ये अभिक्रिया है संतुलित है, क्योंकि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या कैसी है, बराबर है। जैसे दूसरी रिएक्शन हम करवा रहे हैं, N2 है और H2 है। अब ये देखो N2 है H2 है तो NH3 ही क्यों बना है, तो इसको हम जब तीसरा चौथा चैप्टर पढ़ाएंगे इसमें साइंस में, तो उनमें बताएंगे कि NH3 ही क्यों बनता है, NH4 क्यों नहीं बनता है। बहुत अच्छा, कोई भी सूत्र याद नहीं करना पड़ेगा कि NH4, जैसे NH3 था, हमारी इच्छा क्या हुई, NH4 बना दी हम। जैसे जल का सूत्र क्या होता है H2O, तो हम सोचे क्यों ना हम H3O बना दें। हम H2O हम नहीं जानते हैं, अरे हम कहते हैं कि H2 हम क्यों बनाएं। अब कोई कहते हैं कि H2 होते हैं, तो इससे नहीं, हम आराम से कोई भी पदार्थ होगा, कोई भी पदार्थ का सूत्र क्या होता है अच्छे से तुम निकाल सकते हो, याद करने की ज़रूरत नहीं। बस अभी ये पहला चैप्टर पर, इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं ही केवल हैं। अब एक हम क्लास लेकर आएंगे जिसमें हम सिखाएंगे कि किसी भी तत्व का सूत्र कैसे निकाला जाता है। जैसे अमोनिया का सूत्र हुआ, जल का सूत्र हुआ, फिटकरी का सूत्र हुआ, तो हमको याद नहीं करना पड़ेगा, हम निकालने का तरीका ही बताएंगे। तो अब जैसे ये हुआ, तो इसे हम क्या कह देते हैं, अमोनिया। हम अभी केवल सीख रहे हैं अभिक्रिया को संतुलित करना। यहाँ पर रिएक्शन देखिए, ये होती है अमोनिया। अगर N होता है तो N होता है, N को क्या कहते हैं, नाइट्रोजन,
और अगर H होता है तो इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोजन। तो अगर यहाँ पर देखा जाए N कितने हैं, 2, लेकिन यहाँ पर देखो इसका मतलब होता है H यहाँ पर कितने हैं, 3, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं, तो N के पास कितने हैं, 1। तो N यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ पर N कितने हैं, 2। अगर N यहाँ पर 2 हैं, N यहाँ पर कितना है, 1, तो ये क्या संतुलित हुई, तो संतुलित नहीं हुई, क्योंकि हम संतुलित की परिभाषा ही बताए हैं, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद में परमाणुओं की संख्या क्या हो, बराबर। अगर कोई परमाणु इधर 10 है तो इधर भी कितने होने चाहिए, 10। अगर इधर 20 है तो इधर भी कितने होने चाहिए, 20। जैसे अब यहाँ नाइट्रोजन यहाँ कितने थे, 2, तो यहाँ भी नाइट्रोजन कितने होने चाहिए, 2। हम बताए हैं गुणा करके ही बनता है, अगर 1 को 2 बनाना तो गुणा कितने से कर दें, 2 से, 2 का नाम 2। तो अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो जितने भी परमाणु होंगे सब में 2 से गुणा हो जाएगा। अब जैसे नाइट्रोजन तो 1 ही था, तो 2 1 का नाम 2, हम नीचे से गुणा होता है, 2 1 का नाम 2 हो गया, तो नाइट्रोजन तो 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन कितने पहले से थे, 3। और अगर हम यहाँ से 2 का गुणा 3 से करो, 2 3 6 हो गया। तो अगर इधर 6 हुआ तो इधर कितने हाइड्रोजन हैं, इधर तो कितने हैं, 2 ही, तो इधर भी तो कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए। अब हम सोचेंगे कि 2 में कितने से गुणा करें कि कितना हो जाए, 6 हो जाए। तो 2 में अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, हमारा 4 ही होगा। 2 में गुणा कितने से कर दें, 3 से, 2 3 6, मतलब अगर यहाँ पर हम गुणा कितने से कर दें, 3 से, तो ये अपक्रिया कैसे हो गई, संतुलित हो गई। मतलब इस तरह हम रासायनिक अपक्रिया को संतुलित करना सीखें। रासायनिक अपक्रिया को संतुलित करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि रासायनिक अपक्रिया आगे भी पढ़ोगे, रासायनिक अपक्रिया को संतुलित करना आना चाहिए। जैसे तीसरी रिएक्शन हुई, जैसे ये था H2 था और O2 था, H2 था और O2 था, तो H2 था और O2 था, तो ये क्या बन जाता है, H2O, मतलब इसे कहते हैं हाइड्रोजन, इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीजन। अब ये किसका सूत्र है, जल का, ये बन गया जल। तो अगर देखो यहाँ H कितने हैं, 2, तो इधर भी H कितने हैं, 2, ये बात तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन यहाँ पर देखें O कितने हैं, 2, लेकिन यहाँ पर O नहीं, कुछ नहीं, कितने हैं, 1 ही, मतलब 1 ही अगर 1 नहीं लगा मतलब 1 ही लगा होता है। तो अगर O यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 होने चाहिए, क्योंकि हम संतुलित रासायनिक अपक्रिया परिभाषा ही पढ़ चुके हैं। इसमें परमाणु क्या होने चाहिए, बराबर। ऑक्सीजन एक प्रकार का क्या है, परमाणु, तो इधर भी 2 होने चाहिए। हम पहले बता चुके हैं, अगर 1 को 2 बनाना है तो गुणा कितने से कर दे, 2 1 नाम 2, मतलब यहाँ अगर 2 से गुणा कर देंगे तो हम बताएं 2 में सबसे गुणा होता है, तो अगर 2 से गुणा किए तो हाइड्रोजन पहले कितना था, 2, तो अब 2 का गुणा किससे होगा, 2 से, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। तो इधर भी हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 4। मतलब ये अगर देखा जाए, अगर इससे दिक्कत हो रही तो इसे हम एक बार ऐसे लिख रहे हैं कि ये जल हुआ, तो जल कैसा है, मतलब ये जो रासायनिक समीकरण है ये कैसा है, असंतुलित था। कारण क्या था, H इधर 2 थे, H 2 थे, लेकिन ऑक्सीजन 2 थे, इधर ऑक्सीजन 1 था, ये था असंतुलित। लेकिन अभी हम इनको संतुलित करना सिखा रहे, जैसे H था और O था। अब यहाँ क्या बन गया, H2O, तो इधर देखो O 1 ही था और O इधर 2 था, तो इधर भी 2 होने चाहिए, तो गुणा हम कितने से कर दें, 2 से, तो 2 1 नाम 2 और 2 2 नाम 4, तो इधर भी 4 होने चाहिए, तभी संतुलित है, क्योंकि इधर हाइड्रोजन की संख्या क्या हो गई, कम हो गई, और उधर क्या है, ज़्यादा, तो इनमें हम गुणा कितने से कर दें, 2 से, 2 2 नाम 4, तो इधर भी कितना हो गया, 4। अब ये रिएक्शन कैसी हो गई, संतुलित। ये रासायनिक अपक्रिया कैसी हो गई, संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण हो चुका। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, वह समीकरण जिसमें एक तरफ अभिकारक लिखा होता है, दूसरी तरफ उत्पाद लिखा होता है तथा इनके बीच तीर का चिन्ह होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अभिकारक। उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो अच्छे से ये उतार ले जाए। तो रासायनिक अपक्रिया को संतुलित करना अच्छे समझ गए। एक उदाहरण और करवा दें, इसके बाद लास्ट क्लास में जब हम ये क्लास खत्म होगी तब उनके बाद हम तुमको आराम से बता देंगे, कुछ रिएक्शन दे देंगे जिनको संतुलित करना होगा। एक रिएक्शन और देख लो, जैसे हमें करना है H2 था और ये क्या था, Cl2, H2 था, Cl2 था, तो क्या बन गया, HCl। तो यहाँ पर देखा जाए हाइड्रोजन कितने थे, 2, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितने थे, 1। तो अगर इधर हाइड्रोजन 2 हैं तो इधर भी हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 1 ही है, तो इधर भी कितने होने चाहिए, 2। तो 1 को 2 बनाना तो हम गुणा कितने से कर दें, 2 से कर दें, तो 2 से गुणा कर देंगे तो हाइड्रोजन भी कितने हो गए, 2 हो गए हमारे, और Cl भी कितने हो गए, 2 हो गए।
बात समझ में आ गई कि नहीं। तो अभिक्रिया को संतुलित करना बहुत ही जरूरी है। तो ये होते हैं अभिक्रियाओं को, इस प्रकार हम क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो गई। इसको आराम से स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसको हटा दे जाए। तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना भैया बहुत अच्छे से सीखना बहुत ही जरूरी है। अभी क्लास जब खत्म होगी तब भी हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करने को दे देंगे, जिनको संतुलित करना, क्योंकि संतुलित रासायनिक समीकरण बहुत पूछे जाते हैं। या तो इनमें यही थ्योरी पूछा जाती है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, या तो पूछा जाएगा रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, या तो 4 रिएक्शन देगा, अभिक्रिया को संतुलित करने को पूछेगा। ठीक, अब हम डालते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कैसे हुए, जैसे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया का मतलब ही हम बता दिए हैं कि 2 पदार्थ मिलते हैं, कोई तीसरा पदार्थ बनता है, या कभी एक ही पदार्थ मिलते हैं तो कोई दूसरा पदार्थ बन जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, जैसे देखो शरबत बनाना है हमें, तो जब शरबत बनाना, शरबत में हम क्या ले लिए, चीनी ले लिए और पानी ले लिए, दोनों को मिलाएं, दोनों मिलकर एक लोग बन रहे हैं कि नहीं। तो वहाँ पर अगर यहाँ 2 पदार्थ मिले और मिलकर क्या बन रहा है, एक पदार्थ, तो यहाँ पर पता चल रहा है दोनों क्या हो रहे हैं, जुड़, दोनों क्या रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पर 2 पदार्थ मिले, एक पदार्थ बना। कहीं कहीं पर क्या होता है, जैसे एक ही पदार्थ होता है उनसे क्या बन जाते हैं, अनेक पदार्थ मिलते हैं। जैसे देखेंगे मस्का, मस्का जानते होंगे ना, मस्का जो होता है ना, जब आराम से उसमें निकलता है, जब दही मथते हैं तो उसमें मस्का निकलता है। जब मस्के को देखा जाए, जलाया जाता है, तो उसमें एक पार्ट क्या होता है, घी निकल जाता है, इसके बाद एक पार्ट सूखा सूखा और मतलब यहाँ पर देखा जाए जो मस्का था अकेला था, जब मस्का अकेला था तो उनसे कितने, 2 पदार्थ निकल गए कि नहीं। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही पदार्थ से अनेक पदार्थ बन जाते हैं, कभी कभी एक पदार्थ से 2 पदार्थ बन जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। देखो रासायनिक अभिक्रिया के हम विभाजन करवा रहे हैं अच्छे से, 1-2 उदाहरण, जिन उदाहरण को बता रहे हो अच्छे से ध्यान रखना, उन्हीं से परिभाषाएं हो जाएंगे। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, तो रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है। नंबर 1 योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक कहो, सह कहो, संकलन अभिक्रिया, सह कहो, संयोजन। मतलब योगात्मक अभिक्रिया के 3 नाम है, चाहे तुम कहो योगात्मक अभिक्रिया, चाहे कहो संकलन अभिक्रिया, और चाहे क्या कहो, संयोजन अभिक्रिया कह दो। तीनों नाम एक ही हैं। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं, या तो नाम से पूछा जाएगा संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक, तो योगात्मक नाम ही पता चल रहा है, योगात्मक। योग का मतलब क्या होता है, जुड़ना। जैसे देखो 2 था और 3 था, 2 और 3, 2 एक संख्या थी, 3 एक संख्या थी। अब ये अगर मिलेगी तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ कितनी संख्याएं थी, 2 संख्या, मतलब 1 2 थी और 1 3, 2 संख्या थी। लेकिन जब मिला तो यहाँ संख्या कितनी मिली, 1 मिली। जैसे 1 है, 5 है और 3 है, 1 5 और 1 6 3 9। अगर यहाँ संख्या कितनी थी, 3, लेकिन यहाँ संख्या कितने मिले, 1। यहाँ पर क्या रहा, योग ही तो हो रहा है। योग का मतलब क्या होता है, जुड़ना। मतलब अगर योगात्मक अभिक्रिया वही अभिक्रिया होती होंगी जिनमें 2 या 2 से अधिक, मतलब कम से कम 2 लोग हमेशा जुड़ते हैं। मतलब कोई भी चीज़ जो है 2 चीज़ से मिलकर ही बनती है। जैसे मार्कर ही हुआ, तो मार्कर में अगर देखा जाए तो इनमें 2 चीज़ हैं, ये स्याही हुई या 2 चीज़ से मिलकर बनी है ना। तो कोई भी पदार्थ हुआ तो 2 चीज़ से मिलकर बना ही होता है। तो जैसे इनमें हुआ 1 था, 5 था, 3 था, 3 संख्याएँ थी। यहाँ पर कितनी संख्या थी, 2। लेकिन यहाँ तीनों मिले तो क्या बन गए, योग ही तो हो रहा है। तो यहाँ 1 बना कि नहीं, तो उसे हम क्या कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया। मतलब योगात्मक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें जब 1 या 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर कोई एक नया तीसरा, मतलब वहाँ पर हमेशा एक नया पदार्थ बनेगा। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। परिभाषा इसकी लिख लो, एक एक की लिखवाते चले जाएं। अभिक्रिया के जितने भी प्रकार हैं, पहले में डाले योगात्मक अभिक्रिया डालो, चाहे संकलन अभिक्रिया कहो, चाहे संयोजन अभिक्रिया कहो। तो संकलन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया कैसे कहते हैं, वे रासायनिक अभिक्रिया या वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया
जिसमें देखो इनकी थ्योरी समझ याद करने के चक्कर में कम पढ़ना, समझने के चक्कर में ज़्यादा पढ़ना। जैसे हम ये चीज़ बता नहीं थे कि इसमें देखो 2 लोग थे और कितने लोग बने, 1 लोग बन गए। यहाँ कितने लोग थे, 3 लोग, कितने बने, 1 लोग बन गए। मतलब योग मतलब जुड़ना, योग का मतलब क्या होता है, जुड़ना। तो इनमें अगर देखा तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलेंगे तो कितना, एक ही पदार्थ तो बनेगा। जैसे हमारा शरीर हुआ तो कई चीज़ों से मिलकर बना है, जैसे चमड़ी हुई, खून हुआ, इन सब चीज़ों से मिलकर बना। तो ये सब मिले तो उस पूरे पदार्थ को हम क्या कहें, एक ही पदार्थ तो कहें। तो वैसे जो योगात्मक अपक्रिया होती है कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कम से कम 2 लोग तो मिलेंगे, 2 जिसमें वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर मतलब मिल ही जाएंगे, ठीक। आपस में मिलकर कोई एक नया पदार्थ बनाते हैं। उस अपक्रिया को कौन सी अपक्रिया कहते हैं, योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर कोई एक नया पदार्थ बनाते हैं, ऐसी अपक्रिया को योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। जैसे कि मतलब यहाँ पर जो होना चाहिए अभिकारक की संख्या 2 या 2 से अधिक होनी चाहिए, लेकिन हमें जो एक नया पदार्थ बनता है मतलब उत्पाद जो बनता है उसकी संख्या कितनी होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। जैसे हम इसे पहले बना चुके हैं H2 और Cl2 मतलब ये रासायनिक अपक्रिया है। तो रासायनिक अपक्रिया कई प्रकार के होते हैं ना, जैसे हमारी क्या हुई, योगात्मक हुई। तो इसमें देखा जाए अभिकारक कितने थे, 1 लोग और 2 लोग, प्लस लगाया ना, तो 1 और 2 हुए। लेकिन यहाँ पर क्या बना, HCl। अपक्रिया संतुलित नहीं थी, H इधर 2 थे तो इधर भी कितने करने थे, 2, तो हम गुणा करते कर देते 2। लेकिन यहाँ पर प्लस में कोई लगा है, नहीं लगा है। इनमें अभिकारक की संख्या कितनी थी, 2, लेकिन इधर उत्पाद की संख्या कितनी हुई, 1 हुई। मतलब ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिकारक की संख्या 2 या 2 से अधिक हो परंतु उत्पाद की संख्या हमेशा कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ऐसी अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। जैसे हम तुमसे पूछे ये अपक्रिया HCl और यहाँ क्या बन रहा है, H2+Cl2। तो ये अपक्रिया योगात्मक अपक्रिया हुई तो नहीं हुई। कारण क्या, इधर अभिकारक कितने थे, 1, लेकिन उत्पाद कितने हो गए, 2। जबकि हमको पता है योग का मतलब क्या होता है, जुड़ना। तो ये अपक्रिया रासायनिक अपक्रिया तो है परंतु योगात्मक रासायनिक अपक्रिया नहीं। योगात्मक की निशानी ही यही होती है कि इसमें अभिकारक 2 या 2 से अधिक होने चाहिए परंतु उत्पाद हमें हमेशा कितने मिलने चाहिए, 1 ही मिलने चाहिए। जैसे कि N2 था या N2 वाला ना मानो कोई भी रिएक्शन, तो हम सरल वाली जब पेपर में आएगा रासायनिक अपक्रिया किसे कहते तो रिएक्शन जरूरी नहीं कि तुम कठिन ही वाली लिखो, है ना, सरल लिख दो। जैसे कि ये देखो C था और O2 था, तो जब CO2 था तो क्या बन गया CO2। इसमें कितने लोग थे, 1 लोग और 2 लोग, लेकिन मिलकर कितने बने, 1 लोग बने। तो इसे भी क्या कहते हैं, योगात्मक। योगात्मक का मतलब होता है तुम्हारे इधर चाहे जितने हों लेकिन इधर जो होने चाहिए प्लस में कुछ नहीं होना चाहिए, हमेशा 1 ही होना चाहिए। तो उसे हम क्या कहते हैं, योगात्मक कहते हैं। कोई भी जैसे हमारी N2 हुई NH3 हुई, N2 हुई NH3 हुई, तो हमारा क्या बन गया था, NH3 बन गया था। तो अगर यहाँ पर कितने लोग थे, 1 लोग और 2 लोग, लेकिन मिला कितना लोग, 1 लोग। तो ये कैसे हो गई, योगात्मक अपक्रिया हो गई। जैसे N इधर 2 थे तो इधर भी 2 होने चाहिए, तो 2 से गुणा इधर कर दिए थे, 2 से गुणा इधर, 2 तियम 6 और 3 दूनी 6, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 ही होंगे, ठीक। तो यहाँ पर 2 पदार्थ हुए और इधर मिले कितने, 1 पदार्थ मिला। तो ऐसे अपक्रिया को क्या कहते हैं, योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। तो योगात्मक अपक्रिया बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहाँ पर जब पेपर में रासायनिक अपक्रिया से क्वेश्चन पूछा जाता है तब 6 नंबर से पूछा जाएगा, कभी कभी 7 नंबर 8 नंबर पूछ लेता है। तब जब वहाँ कहेगा रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, इनके प्रकारों का वर्गीकरण कीजिए, तो हम वहाँ केवल रासायनिक अपक्रिया लिखेंगे कि रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं। जब 1 या 1 से अधिक पदार्थ आपस में कोई नया पदार्थ बनाते हैं तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं। इसमें अभिकारक को बाईं और उत्पाद को दाईं ओर लिखते हैं, उनके बीच तीर का क्या होता है, चिन्ह होता है। फिर इसमें क्या लिखेंगे, उनका वर्गीकरण पूछ रहा है ना, तो हम लिखेंगे रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। अब जब वहाँ थ्योरी लिखाएंगे तो जो लिखवाएं संतुलित रासायनिक अपक्रिया, तो उनके बीच वो नहीं लिखना, वो हमसे रासायनिक अपक्रिया के बारे में पूछ रहा है ना। तो फिर इसके बाद नीचे लिख देंगे रासायनिक अपक्रिया के
प्रकार। तो हम कहेंगे पहले हेडिंग डालेंगे रासायनिक। देखो रासायनिक अपक्रिया कई प्रकार की होती है, तुमको बता ही दी कि कभी कभी जरूरी है कि जोड़ ही होता, तो कभी कभी एक पदार्थ अनेक पदार्थों में टूट जाता है। जैसे अभी इसको है तो ये इसको तोड़ना शुरू करोगे तो इससे कई चीज़ मिल जाएंगी कि नहीं, एक हमारा ये प्लास्टिक का मिल जाएगा, इसमें अलग निकल जाएगा, इसमें जब जो स्याही भरी है उसको आराम से निचोड़ कर अलग निकाल सकते हैं ना। तो हम एक पदार्थ से अनेक पदार्थ भी बना सकते हैं। तो उस अपक्रिया को, वो योगात्मक तो है नहीं, योगात्मक का मतलब जुड़ जाना। मतलब जैसे अगर ये जो मार्कर बना होगा तो इसमें जो रिएक्शन हुई होगी तो कौन सी हुई होगी, योगात्मक, क्योंकि इसमें कई लोग मिले हैं। तो इसे क्या कहते हैं, जैसे हमारा निर्माण हुआ है तो हमारा निर्माण कौन सी अपक्रिया हुई हमारे निर्माण में, योगात्मक अपक्रिया। क्योंकि हम क्या थे, हमारे जब निर्माण हुआ तो शुक्राणु और अंडाणु दोनों लोग थे, दोनों मिलकर कितने हो गए थे, एक। तो जब हमारा निर्माण किस अपक्रिया के आधार पर हुआ था, योगात्मक अपक्रिया के आधार पर हुआ था। तो ये हुई योगात्मक अपक्रिया किसे कहते हैं। अब योगात्मक अपक्रिया थ्योरी आराम से स्क्रीनशॉट ही ले लो तो समझ गए हो अच्छे से। अब दूसरी रासायनिक अपक्रिया का प्रकार, ये पहला हुआ प्रकार। दूसरा प्रकार ये हुआ, दूसरे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, वियोजन। वियोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया कह दो, और चाहे कौन सी अपक्रिया कह दो, अपघटन अपक्रिया। यहाँ पर एक ही मिलेगा ना, अपघटन अपक्रिया। वियोजन कह दो चाहे अपघटन कह दो, वियोजन अपक्रिया। तो वियोजन जैसे हमारी अपक्रिया हुई तो वियोजन का मतलब क्या होता है, देखो ऐसे सोचो, योजना। तो जैसे कोई भी योजना आती है तो योजना का मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है। योजना में क्या करता है, दो या दो से अधिक लोग को जोड़ा ही तो जाता है। कोई भी योजना ही, जैसे कोई भी योजना है तो योजना का मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है। तो योजना का मतलब दो व्यक्तियों को जोड़ना, तो वियोजना का मतलब क्या होता है, तोड़ना। योजना का मतलब क्या हो जाएगा, तोड़ना हो जाएगा। जैसे योजना जोड़ना, तो वियोजन मतलब तोड़ना। तो किसी भी चीज़ को तोड़ोगे तो किसमें टूटेगा, जिससे मिलकर बना है उसी में टूट जाएगा। जैसे अभी इसी मार्कर को तोड़ना शुरू करोगे तो मार्कर जिन जिन चीज़ों से मिलकर बना था उसी से टूट जाएगा। जैसे अभी यही हाथी है तो हाथ हमारा किससे मिलकर बना है, खून से मिलकर बना है, और चमड़ी बनी है, इसमें हड्डी बनी। अगर इसी को ही अभी पटकना शुरू कर दोगे तो क्या होगा, जिससे मिलकर बना था उसी में टूट जाएगा। क्योंकि ये हड्डी से मिलकर बना है, खून से मिलकर बना है, तो उसी में टूट जाएगा। अभी मार्कर है, मार्कर को पटकना शुरू कर दोगे तो इसमें स्याही मिली है, तो कोई भी पदार्थ टूटता उसी में जिससे मिलकर बना था। ऐसे घर ही गिराते हो तो जब घर गिराते हो, घर को जब गिराते हो तो घर किससे मिलकर बना है, ईंट से, मसाले से। तो अगर उसको तोड़ोगे तो उसमें ईंट मिलेगा, तुमको मसाला मिलेगा, मोरंग मिलेगी, ये सब मिल जाएगा। ठीक जैसे छत ही है, छत को ढालते हैं जब उसमें हम क्या डालते हैं, सरिया भी डालते हैं। तो छत को तोड़ोगे तो ऐसा नहीं कि सरिया गायब हो जाएगी, सरिया भी मिलेगी, चूँकि वो इससे मिलकर बने थे। तो वियोजन अपक्रिया का मतलब होता है टूटना। तो कोई भी अपक्रिया टूटेगी तो जिससे मिलकर बनी थी उसी में टूट जाएगी, अपने अवयवी घटकों में। अपने अवयवी घटक मतलब क्या होता है, जिससे वो मिलकर बना था। तो कब पूरी थ्योरी ही लिख रहे हैं इसकी परिभाषा, वह रासायनिक अपक्रिया, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ अपने अवयवी कणों में टूट जाता है। कोई एक पदार्थ अपने अवयवी कणों में टूट जाता है तथा दो या दो से अधिक पदार्थ प्राप्त होते, चाहे इतनी थोड़ी ले दो, कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अपने अवयवी कणों में टूट जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वियोजन अपक्रिया कहते हैं। ठीक, वियोजन अपक्रिया। जैसे कि क्या हुआ उदाहरण में, जैसे हमारी थी NH3, तो NH3 हमारे किससे मिलकर बने थे, NH3 हुआ, N और H3, तो इसे हम क्या कहते थे, अमोनिया। तो हमको याद है, इससे पहले भी हम रिएक्शन करवा चुके हैं कि जो अमोनिया हुई है तो ये किससे मिलकर बने थे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अगर ये रिएक्शन देखी जाए तो ये योगात्मक अपक्रिया के जस्ट उल्टा होती है। योगात्मक में क्या होता है कि उसमें दो पदार्थ मिलते हैं, एक पदार्थ बनता है। इसमें क्या होता है, दो
एक पदार्थ से क्या मिलते हैं, दो पदार्थ मिलते हैं। मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए योगात्मक में देखा जाए तो योगात्मक में हम क्या पढ़ा है कि 2-3 रिएक्शन क्या होती हैं, मतलब 2-3 पदार्थ आपस में मिलकर कोई एक पदार्थ बनाते हैं। जबकि जब हमारी ये वियोजन क्रिया होती है तो इसमें किसी एक ही पदार्थ से क्या अनेक पदार्थ में प्राप्त होते हैं। कोई भी अगर जैसे हम इसको जैसे हम बता रहे हैं कि जैसे हाथी, तो अगर हम पटना शुरू कर देंगे तो इसमें टूटेगा, तो जो अवक्रिया होगी, अवक्रिया को क्या कहेंगे, वियोजन अवक्रिया कहते हैं। जैसे हमारा क्या हुआ NH3 क्या हुआ, अमोनिया। तो हम परिभाषा लिखा है, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अपने अवयवी कणों में टूट जाता है, ऐसी अपक्रिया को क्या कहते हैं, वियोजन अपक्रिया कहते हैं। अगर ये परिभाषा ना समझ तो ये फिर परिभाषा लिख सकते हो कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई पदार्थ जिससे मिलकर बना था उसी कणों में टूट जाए, ऐसी अपक्रिया को कैसे अपक्रिया कहते हैं, रासायनिक मतलब वियोजन रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। जैसे जल है तो जल है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक, तो उसी में टूट जाए तो ऐसी अपक्रिया कैसे वियोजन अपक्रिया हो जाएंगे। जैसे अमोनिया था तो अमोनिया का जब हम निर्माण पीछे करवाए थे तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से करवाया था तो उसी में टूट गया। अब ये अपक्रिया क्या संतुलित है, तो संतुलित नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ कितने हैं, 2, जबकि यहाँ नाइट्रोजन कितने हैं, 1। तो अगर इधर 1 है तो इधर कितने हैं, 2। अब 2 को 1 तो बना नहीं सकते हैं, 2 को 1 बना नहीं सकते हैं, तो हम 1 को कितना बना दें, 2। तो 1 को 2 बनाना तो हम गुणा कितने से कर दें, 2 से। तो नाइट्रोजन में कुछ नहीं तो कितना है, 1, तो 2 1 कन्नम 2, लेकिन हाइड्रोजन 3 था तो 2 तो 6, तो यहाँ पे कितने हैं, हाइड्रोजन 2 हैं, तो इधर भी कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए। तो इनमें गुणा कितने से कर दें, 3 से, तो 3 दूनी 6। तो जो ये हमेशा याद रखना कि वियोजन का मतलब होता है टूटना, तो कोई चीज़ टूटेगा जिससे मिलकर बना था। इसमें इधर एक पदार्थ होता है और इधर अनेक, मतलब इसकी परिभाषा ये होती है कि अगर देखा जाए तो इसमें उत्पाद की संख्या कितनी होती है, 1, परंतु उत्पादों की संख्या क्या होती है, 2 या 2 से अधिक होती है। जबकि उनमें योगात्मक में क्या होते थे, योगात्मक में होता था कि उनमें जो अभिकारक 2-3 होते थे और उत्पाद कितने होते थे, 1। तो एकदम से उसके उल्टा हुई, ठीक, उल्टी हुई। जैसे अब हमारा बना था HCl, तो HCl किससे मिलकर बना था, H2O प्लस Cl2 से, H2O प्लस Cl2 से मिलकर बना था। तो अगर यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 1 हाइड्रोजन है, 1, लेकिन इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो इधर भी कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो गुणा कितने से कर दे, 2, हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, Cl भी कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक। तो ये कैसे हो गई, वियोजन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया, तो विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं, जैसे योगात्मक संघ में आ गए, वियोजन संघ में आ गए। अब हमारी तीसरी जो रिएक्शन होती है, तीसरा प्रकार, वो कौन से हुए, विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन ना तो विस्थापन, तो अगर यहाँ से देखा जाए स्थापन, तो स्थापन का मतलब होता है इकट्ठा करना, स्थापना मतलब क्या होता है, स्थापित करना, स्थापना मतलब स्थापित करना। तो विस्थापन का मतलब हटाना, तो अगर कोई चीज़ हटाएगा तो मतलब जैसे ये है, तो इनमें से अगर ये चीज़ हटाना है तो कोई हटाएगा ना, तो मतलब अगर विस्थापन अपक्रिया हुई तो विस्थापन अपक्रिया, स्थापना मतलब इकट्ठा करना, तो विस्थापना मतलब हटाना, तो हटाएगा कोई दूसरा पदार्थ। जैसे यहाँ पर ये रखा है, तो अगर इसको हटाएगा कोई दूसरा पदार्थ हटाएगा, अब यहाँ से अगर हटा दिया गया तो यहाँ क्या बन गया, एकदम मैदान हो गया, ठीक। तो विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी एक पदार्थ द्वारा दूसरे पदार्थ के परमाणु को विस्थापित कर दिया जाता है तथा एक नया पदार्थ प्राप्त होता है, उस अपक्रिया कौन सी अपक्रिया कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। रिएक्शन समझो, पहले परिभाषा समझो। वह रासायनिक अपक्रिया, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी एक परमाणु द्वारा दूसरे परमाणु को विस्थापित करके वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी एक परमाणु द्वारा दूसरे परमाणु को विस्थापित कर दिया जाता है, दूसरे परमाणु को विस्थापित कर दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है तथा एक नया पदार्थ प्राप्त होता है, विस्थापित कहता जाता है, तथा एक नया पदार्थ प्राप्त होता है।
ऐसी अपक्रिया कौन सी अपक्रिया कहते हैं? विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे क्या हुआ, Zn हुआ, Zn रिएक्शन किससे करेगा? H2SO4 से। H2SO4 को कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे कहते हैं अम्लों का राजकुमार। सल्फ्यूरिक अम्ल को हम कहते हैं अम्लों का राजकुमार। अम्लों का राजकुमार। विस्थापन अपक्रिया को हम, अगर विस्थापन अपक्रिया का दूसरा नाम प्रतिस्थापन अपक्रिया भी होती। देखो ये सवाल एक ही पूछाती है कि प्रतिस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं या विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं। जो हमारी योगात्मक अपक्रिया हो गई या वियोजन अपक्रिया हो गई, वो सवाल ऐसे नहीं पूछाते कि वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं या योगात्मक अपक्रिया किसे कहते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल यही पूछाते 3 नंबर में कि वियोजन प्रतिस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं या विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं, ऐसे 3 नंबर पूछा। तो अगर जैसे ये क्या हुआ, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को हम कहते हैं अम्लों का राजकुमार कहते हैं। तो ये एक प्रकार Zn एक जिंक है। जिंक क्या है? एक प्रकार की धातु है। जिंक एक प्रकार की क्या हुई? धातु हुई। तो जब Zn किससे अपक्रिया करता है? H2SO4 से। तो देखो हम यहाँ परिभाषाएं लिखवाए हैं, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी एक परमाणु द्वारा दूसरे परमाणु को विस्थापित कर देता है तथा नया पदार्थ प्राप्त होता है, ऐसी अपक्रिया कौन सी अपक्रिया कहते हैं? विस्थापन। जैसे यहाँ पर एक परमाणु ये हुआ, तो Zn किसको हटा देगा? H2 को। किसको हटा देगा? H2। Zn के स्थान पर खुद आएगा, यहाँ पर Zn के स्थान पर खुद कौन, मतलब H2 के स्थान पर कौन आ जाएगा? Zn। तो इसमें Zn परमाणु दूसरे परमाणु को क्या कर रहा है? विस्थापित कर रहा है। तो यहाँ पर जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? ZnSO4। तो ZnSO4 हटा, तो हटा यहाँ पर कौन? H2। कौन हटा है? H2। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन एक प्रकार की क्या हुई? गैस। तो इनमें ये गैस हुई, जिंक धातु हुई। ये जिंक जो होती है धातु, जिंक हमारी हुई धातु। तो यहाँ पर हम परिभाषा लिखा जिसमें किसी एक परमाणु द्वारा दूसरे परमाणु को विस्थापित करके, विस्थापित करने का मतलब होता है हटाकर। तो यहाँ पर ZnH2 को हटा रहा है, उसके स्थान पर खुद आ रहा है। तो यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि 2 लोग मिले 1 मिल गया, ये भी नहीं हुआ। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ 2 लोग थे 1 हो गया या 1 लोग थे 2 हो गए, ऐसा नहीं था ना इनमें। तो इनमें क्या था? एक परमाणु दूसरे परमाणु को क्या कर रहा है? विस्थापित कर रहा है। तो यहाँ पर Zn, अगर ये हाइड्रोजन गैस निकल गई तो इनका नाम पूछा जाए, अगर ZnSO4 का नाम क्या होता है, तो ऐसे सोचो, हम पहले भी लिखवा चुके हैं Zn होता है जिंक। Zn से किसको लिखते हैं? जिंक। और SO4 के लिए क्या लगाते हैं? सल्फेट। जो हम पहले लिखवा चुके हैं कि कहीं भी SO4 लगा हो, SO4 लगा, उसके लिए क्या लगाते हैं? सल्फेट। तो ये क्या बनेगा? जिंक सल्फेट। ये रिएक्शन ऐसे भी पूछी जाती है कि देखो ये क्या हुई? धातु, और यह क्या हुआ? अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या हुआ? एक प्रकार का अम्ल। तो रिएक्शन इस प्रकार पूछी जाती है कि जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। तो देखो जब अम्ल धातु, अम्ल की जो पहचान क्या होती है? H। आगे पढ़ाएंगे जब अगला चैप्टर, अम्ल एवं क्षार एवं लवण, अम्ल क्षार एवं लवण किसे कहते हैं, तो वहाँ हम पढ़ाएंगे अम्ल किसे कहते हैं। तो अम्ल की पहचान होती है H। वे पदार्थ जिनमें हाइड्रोजन पाया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं, जो H+ में टूटते हैं। तो अगर सल्फ्यूरिक अम्ल की पहचान, सल्फ्यूरिक अम्ल है तो इसकी पहचान क्या थी? H2 थी ना। तो देखो इसके ये कहानी, तो वहाँ पर रिएक्शन पूछाती है जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। तो ये बताओ अम्ल की पहचान क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ही तो अम्ल की पहचान है। लेकिन जब इससे मजबूत आदमी इसको मिल जाता है तो इस हाइड्रोजन को क्या कर देता है? त्याग कर देता है। ये दुनिया के साथ अगर कोई भी भैया, अगर एक आदमी है, अगर मजबूत आदमी मिल गया तो पहले वालों को क्या कर देता है? छोड़ ही तो देता है ना। ठीक, जैसे कोई भी है तो अगर 2 लोग हैं लेकिन उनसे मजबूत आदमी, देखो इनकी जो सल्फ्यूरिक अम्ल था, सल्फ्यूरिक था या अम्ल था, इसकी पहचान क्या थी? अम्ल इसलिए कहलाया था क्योंकि H था। अब इसकी पहचान अच्छी से बनी थी, लेकिन धातु कैसे होते हैं? मजबूत। अगर सल्फ्यूरिक अम्ल को जैसे मजबूत आदमी मिल गया, अपने पुराने अम्ल को छोड़ गया, मतलब हाइड्रोजन गैस निकल, मतलब जब अम्ल कभी भी धातु से अपक्रिया करेगा तो हमेशा हाइड्रोजन गैस मुक्त ही होगी। ठीक, तो इनमें एक परमाणु दूसरे परमाणु, जैसे क्या हो गया, इस तरह हो गया, चाहे लिख सकते हो Zn हो गया Ca, या लिखा लो तुम Na ही लिखा लो, Na+ H2SO4, H2SO4।
तो यहाँ बन जाता है Na2SO4 Na2SO4 और प्लस का निकल जाता है H2। देखो अगर यहाँ पर N परमाणु किसको हटाएगा, हाइड्रोजन। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन 2 थे तो यहाँ नाइट्रोजन भी कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो Na2SO4 हो गया, क्या निकल गया, H2 हाइड्रोजन गैस निकल गया, हाइड्रोजन गैस निकल गया। अगर इसका नाम पूछा तो Na से क्या होता है सोडियम और SO4 से क्या होता है सल्फेट, तो नाम क्या हो जाएगा सोडियम सल्फेट हो जाएगा। अगर यहाँ से Na एक प्रकार की क्या हुई धातु, ये सोडियम धातु हुई। अगर H2SO4 अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल। अगर इसका नाम पूछा जाए तो Na से क्या हो गया सोडियम, Na से हुआ सोडियम और SO4 से क्या हो जाएगा सल्फेट। तो देखो इसमें क्या हो रहा है कि एक परमाणु Na किसको हटा रहा है, H को हटा रहा है और नया पदार्थ बन रहा है कि नहीं। तो ना तो ये वियोजन है, ये कैसे क्रिया है, विस्थापन, मतलब एक परमाणु दूसरे को हटा रहा है। एक रिएक्शन ये हुई। जैसे क्या हुआ कि Na हुआ, Na किससे क्रिया कर रहा है, HCl से। तो क्या बन जाएगा NaCl। देखो Na किसको हटा देगा, H को, तो क्या बनना NaCl। लेकिन जो हाइड्रोजन होता है कभी अकेले नहीं रहता, हमेशा दो अणु। जैसे Cl होता तो Cl कभी अकेला नहीं होता, हमेशा कैसा होता है Cl2। क्योंकि ये सब कैसे अणु हैं, दो अणु का मतलब होता है दो परमाणु को एक साथ, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कभी अकेला नहीं पाया जाएगा, ऑक्सीजन हमेशा कितना पाया जाता है O2। मतलब ये सब कैसे हैं, दो अणु। तो हाइड्रोजन भी कैसा है, दो अणु। तो अगर यहाँ Na था, Na धातु HCl अम्ल था, तो जब ये इससे रिएक्शन करते तो बन क्या जाता है हमारा Na और Cl। तो देखो Na किसको हटा रहा है, H को हटा रहा है कि नहीं, और उनके स्थान पर खुद आ रहा तो H निकल रहा, तो H हमेशा कितने निकलते हैं, 2। तो अगर देखा जाए यहाँ पर अपक्रिया, यहीं पर देखा पहले अपक्रिया यहाँ पर क्या संतुलित थी, तो संतुलित नहीं थी। देखो Na यहाँ कितने थे, 1, और Na यहाँ कितने थे, 2। अगर Na यहाँ 2 है तो यहाँ पे कितने होने चाहिए, 2। तो गुणा कितने से कर दें, 2 से। अब ये अपक्रिया कैसी हो गई, संतुलित हो गई। अब यहाँ से देखा जाए अपक्रिया संतुलित Na यहाँ कितने हैं, 1, यहाँ भी Na कितने हैं, 1। लेकिन यहाँ पर अगर H देखा है कितने हैं, 1, जबकि H यहाँ कितने हैं, 2। तो हम गुणा यहाँ कितने से कर दें, 2 से। तो H भी कितने हो गए हमारे, 2 हो गए, और Cl भी कितने हो गए, 2। लेकिन यहाँ पर अगर Cl देखा है तो Cl हमारे यहाँ पर कितने हैं, 1 ही है। तो हम अगर Cl यहाँ 1 है तो यहाँ भी Cl कितने करने पड़ेंगे हमको, 1 ही करने। अगर यहाँ पर NaCl2 है, यहाँ Cl2, तो यहाँ भी Cl2 ही करने पड़ेंगे, अन्यथा ये कैसी अपक्रिया है, असंतुलित रासायनिक अपक्रिया हुई। तो हम यहाँ सोचे गुणा कितने से कर दें, 2 से। अगर 2 से गुणा कर दे तो Na भी हमारे कितने हो गए, 2, जबकि यहाँ पर Na कितने थे, 1। तो यहाँ रिएक्शन गुणा कितने से कर दे, 2 से। तो देखो Na भी कितने, 2 हो गए, Na भी कितने हो गए, 2, H कितने हो गए, 2, तो H भी कितने हो गए, 2, Cl कितने हो गए, 2, Cl भी कितने हो गए, 2। तो ये कौन सी अपक्रिया हुई, विस्थापन अपक्रिया हुई। विस्थापन अपक्रिया में हम परिभाषा लिखा चुके, जिसमें किसी एक परमाणु द्वारा दूसरे परमाणु को विस्थापित कर दिया जाता है। विस्थापित करने का मतलब हटा दिया जाता है। तो ऐसी अपक्रिया को हम कौन सी अपक्रिया कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको फिर हटा दे दें। तो ये हमारी विस्थापन अपक्रिया। एक चौथी अपक्रिया होती है द्विविस्थापन अपक्रिया। अब ये देखो विस्थापन अपक्रिया या वियोजन अपक्रिया के अनेकों प्रकार, जैसे वियोजन अपक्रिया हुई तो वियोजन का मतलब होता है टूटना। तो टूटना कई प्रकार से होता है, जैसे प्रकाशीय वियोजन होता है, प्रकाश देकर वियोजित कर दिया जाए। तापीय वियोजन होता है, जैसे वियोजन अपक्रिया से पहले जो हम दूसरी रिएक्शन करवाए थे वियोजन अपक्रिया, तो वियोजन का मतलब होता है टूटना। तो वियोजन अपक्रिया में वियोजन कई प्रकार से करवा सकते हैं। वियोजन का मतलब टूटना होता है। जैसे शर्ट है, शर्ट धुली गई, तो शर्ट में ये जो कपड़ा है साथ में क्या है, पानी। तो इसमें कपड़े को और अगर हम पानी को अलग करना चाहें तो अलग करने का मतलब क्या हुआ, वियोजन। मतलब ये रिएक्शन कैसी है, वियोजन। तो अगर पानी और कपड़े को अलग करना तो हम कहाँ डाल देते हैं, धूप में डाल देते हैं। जब धूप में डाल देते हो तो इसका पानी अलग हो जाता है और कपड़ा पड़ा रहेगा, पानी उड़ जाता है। मतलब वहाँ कौन से वियोजन हो रहा है, तापीय वियोजन में। अरे प्रकाशीय, वहाँ क्या हो रहा है, प्रकाशीय वियोजन। जैसे कभी यही कपड़े हैं हम आराम से आग में ऐसे करके सुखवा लें, तो वहाँ भी क्या हो रहा है, वहाँ पर ताप देकर वियोजन कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो कपड़ा ये धुले थे तो इनमें पानी मिल गया था और कपड़ा था, 2 लोग थे। लेकिन अगर इनको हम पानी को अलग करना, कपड़े को अलग करना, तो इसका वियोजन कई प्रकार से करते हैं। जैसे तापीय वियोजन, ताप देकर जैसे आग जल रही हो तो इसमें आराम से हम दिखा दे दूर से, आराम से पानी अलग वो अलग हो जाएगा। नहीं तो हम इसको कहाँ डालते, धूप में डालते। धूप में डालने पर ये पानी जो इसमें होगा तो पानी अलग उड़ जाएगा और कपड़ा पड़ा रहेगा। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, वियोजन ही तो हो रहा है ना। तो वियोजन कई प्रकार से हो सकता है, तापीय वियोजन। लेकिन वहाँ पर एग्जाम में तुम्हारा यही पूछा जाता है कि वियोजन किसे कहते हैं, बस।
अब जो हमारा हो गया विस्थापन अपक्रिया हो गई। अब हम चौथी रिएक्शन कौन हो गई? द्विविस्थापन। द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन अपक्रिया कैसे कहते हैं? तो अगर यहाँ से देखा जाए, विस्थापन अपक्रिया का मतलब क्या बताए थे कि विस्थापन मतलब होता है किसी एक परमाणु द्वारा दूसरे परमाणु को हटा दिया जाता है। अब यहाँ द्विविस्थापन मतलब दोनों तरफ से विस्थापन। द्विविस्थापन का मतलब क्या होता है? दोनों तरफ से विस्थापन। मतलब अगर इसका कोई परमाणु इसके परमाणु को हटा रहा तो इसका परमाणु इसके परमाणु को भी क्या कर दे? हटा दे। तो ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे कोई भी पदार्थ रिएक्शन बहुत आसानी से कर लोगे, बस ये क्या है, हम केवल पढ़ा देते रासायनिक अपक्रिया, नहीं रिएक्शन करना ही हम तुमको सिखा देंगे। कोई भी अपक्रिया में केवल तुमको अभिकारक पता हो, उत्पाद पता हो, चाहे ना पता हो, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं आयनों में तोड़कर। ठीक, जैसे कोई भी पदार्थ होता है तो प्लस और तो कोई इनकी थ्योरी लिखाने से पहले हम इनकी रिएक्शन करवाते तो ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे कोई भी पदार्थ हुआ, कोई भी पदार्थ जैसे हम मान लिए Na हुआ, Cl, NaCl। तो NaCl को अगर तोड़ा जाएगा तो अगर इनमें पानी में डालोगे तो Na प्लस और Cl माइनस, मतलब कोई भी पदार्थ प्लस और माइनस से ही मिलकर बना होता है। जैसे NaCl था, NaCl किसका सूत्र था? नमक का। जो हम नमक खाते हैं उसका सूत्र क्या होता है? NaCl। तो NaCl देखो, Na पर क्यों प्लस होता है, क्यों माइनस होता है? तो इसके लिए हम अलग से क्लास बनाएंगे कि Na के मतलब प्लस ही क्यों होता है, Cl पर माइनस ही क्यों होता है। ठीक, तो इसके बाद तो अगली क्लास में बताएंगे Na प्लस। अभी क्या हम रासायनिक अपक्रिया पढ़े तो ऐसे जान लो कि कोई भी पदार्थ है उसके दो भाग होते हैं। जैसे ये है तो ये दो एक हो गया, तो अगर इनको तोड़ोगे तो इनमें एक प्लस होगा और एक कैसा हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। जैसे NaCl है तो Na पर क्या हो जाएगा? प्लस, और Cl पर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। कोई भी पदार्थ हुआ, जैसे हमारा NaOH है, NaOH है, तो NaOH को तोड़ोगे तो Na पर क्या हो जाएगा? प्लस, और OH पर क्या हो जाएगा? माइनस है। मतलब कोई भी अगर पदार्थ बनता है तो प्लस और माइनस से मिलकर बनता है। जैसे बात ये कोई पदार्थ रहा होगा, ठीक, तो अगर दो लोग थे तो अगर ये टूटेगा तो एक भाग पर प्लस तो दूसरे पर क्या आ जाएगा? माइनस। ठीक, तो द्विविस्थापन अपक्रिया कैसे होती है? तो ये आयनों में तुलना समझ लोगे। जैसे हमारा ये हुआ H2O हुआ, तो H2O तोड़ोगे तो H हमेशा प्लस में होता है, तो H अगर प्लस में टूट गया तो यहाँ पर क्या बचा? एक O बचा है और एक क्या बचा है? H। तो यहाँ पर OH कैसा हो जाता है? माइनस। OH कैसा हो जाएगा? माइनस। मतलब H2O को तोड़ते हैं तो H प्लस OH माइनस में टूट गया, तो यहाँ इस प्रकार टूटता है। इसलिए बता रहे चूँकि द्विविस्थापन में ये अच्छे से अगर समझ गए तो कोई भी रिएक्शन बहुत आसानी से तुम कर सकते हो। ठीक, जैसे क्या होता है दोनों तरफ से विस्थापन, जैसे रिएक्शन हम करवा रहे हैं HCl, जब HCl है और यहाँ पर HCl हुआ, इसके बाद NaOH हुआ, NaOH, यहाँ पर क्या बन जाता है? NaCl और H2O। यह कैसे बने? देखो सारी रिएक्शन तुम जिस तरह बताने जा रहे हो इस प्रकार कर सकते हो, बस इसलिए नहीं सिखाए। जब हम एक चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें रासायनिक अपक्रिया को क्या करना सिखाएंगे। केवल तुमको इधर वाले अभिकारक पता हो, उत्पाद पता हो, चाहे ना पता हो, बहुत ही आसानी से तुम अब उत्पाद तुरंत ही बना दोगे। ठीक, जैसे इनमें देखा जाए, हम पहले बता चुके हैं अभी इससे पहले तोड़वा कर कि अगर कोई पदार्थ प्लस और माइनस से मिलकर बना होता है, जैसे H है, HCl है तो H किस में टूटेगा? प्लस, तो Cl कैसे हो गया? माइनस। तो को प्लस क्यों होता है ये हम अगली क्लास में बहुत अच्छे से इसके बारे में सुना है, बस ये अभी जानो कि H पर क्या होता है? प्लस होता है, तो जो बचेगा उस पर क्या हो जाएगा? माइनस। HCl हुआ। अगर यहाँ पर Na पर क्या हो गया? Na पर हमेशा कैसा होता है? प्लस, अभी तोड़ को बताए थे। तो OH पर कैसा होता है? माइनस। अगर इनमें दोनों तरफ से विस्थापन होगा तो हमको पता है प्लस और माइनस से बनते हैं, तो ये बताओ क्या इसके साथ में जुड़ पाएगा? तो संभव नहीं, क्योंकि हमको पता है प्लस और माइनस से मिलकर क्या बनाते हैं यौगिक। मतलब अगर एक भाग पर प्लस है तो उतने ही भाग पर दूसरे पर क्या हो जाएगा? माइनस, तभी यौगिक संभव न था, यौगिक संभव नहीं। जैसे तुम इससे पहले अगर पढ़ चुके हो कि H2O, जल का सूत्र क्या होता है? H2O। तो H2O ही क्यों होता है? मतलब हम H3O मान लें, तो इसके होने का कारण मुख्य यही है। तो इसके लिए हम प्लस माने बताएंगे, लेकिन अभी ऐसे समझो, H के पास कितना प्लस होता है? एक प्लस होता है। O पर जो माइनस होता है वो O पर कितने माइनस होते हैं? दो माइनस। अगर हम बताएं कोई भी पदार्थ बनना जितने प्लस होने चाहिए उतने ही माइनस होने चाहिए, तभी यौगिक संभव न था, यौगिक संभव नहीं है।
तो अगर यहाँ पर जब हम H2O बना रहे थे तो अब H के पास कितने प्लस होते हैं, 1 प्लस होते हैं, जबकि O के पास कितने माइनस होते हैं, 2 माइनस। तो क्या ये जुड़ेंगे, तो नहीं, क्योंकि इसके पास 2 माइनस है, इसके पास कितने हैं, 1 प्लस। मतलब जुड़ तभी सकता है कि अगर 2 प्लस है तो 2 माइनस होने चाहिए, तभी जुड़ सकता, न था जुड़ नहीं सकता है। तो O पर 2 माइनस है तो H पर कितने होने चाहिए, 2 प्लस होने चाहिए, H पर 2 प्लस होने चाहिए। तो हम H कितने ले लें, 2, तभी तो सूत्र क्या होता है, H2O। अब इसके पास कितने प्लस हो गए, 2 प्लस हो गए, तो इसी प्रकार H2O बनता है। मतलब हमेशा यौगिक किससे बनता है, प्लस और माइनस से मिलकर बनता है। तो अच्छा यहाँ पर ये रिएक्शन थी, तो अब इसमें हम द्विविस्थापन दोनों तरफ से विस्थापन मतलब एक दूसरे को हटाएगा। तो अगर ये बताओ कभी H के साथ में Na जुड़ेगा, तो नहीं, चूँकि H पर भी क्या है प्लस और H पर भी क्या है, Na पर भी क्या है प्लस, तो ये इसके साथ में नहीं जुड़ सकता है। तो ये किसके साथ में जुड़ेगा, ये है प्लस में और ये कैसा है, माइनस। मतलब ऐसा तो है नहीं, देखो हमको पता है प्लस माइनस बनते हैं, तो इसका प्लस और इसी का माइनस लेकर तो बना लेंगे, उससे कुछ मतलब ही नहीं निकलेगा। तो हम इसका ले लिए प्लस और इसका क्या ले लिए माइनस, तो HOH, तो HOH बना, तो HOH से अच्छा क्या लिख दें हम, H2O लिख दें। यहाँ पर Na प्लस और Cl क्या है, माइनस, तो क्या बन जाएंगे, NaCl। इसे हम क्या कहते हैं, नमक, इसे कहते हैं नमक, और ये क्या हुआ, जल का स्रोत। ठीक, तो चाहे द्विविस्थापन अपक्रिया, तो द्विविस्थापन अपक्रिया में क्या होता है, आयनों का अदला बदली हो रही है कि नहीं, प्लस वाला माइनस के साथ, माइनस वाला प्लस। तो आयन अगर जब हमसे पूछा जाए विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं, तो उसकी परिभाषा ये लिख सकते हो कि वह रासायनिक अपक्रिया, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें आयनों के बिन में, आयन का मतलब होता है प्लस और माइनस, ये सब क्या है, आयन, एक प्लस और एक माइनस। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें आयनों की अदला बदली, आयनों के विनिमय, आयनों के विनिमय का मतलब होता है अदला बदली, मतलब एक दूसरे से बदल रहे हैं ना। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें आयनों के विनिमय से, आयनों के विनिमय से कोई नया पदार्थ, कोई नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनता है। ऐसी अपक्रिया को कौन सा क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। मतलब वह रासायनिक अपक्रिया जिनमें आयनों के विनिमय से कोई नया पदार्थ बनता है, तो इसी अपक्रिया को द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। मतलब इनमें देखा जाए कि देखो H किसको हटा रहा है, जैसे H में से कौन हट रहा है, Na, और यहाँ Cl, मतलब Na के साथ में कौन जुड़ रहा है, Cl, इनके साथ में कौन जा रहा है, तो आयनों की क्या हो रही है, अदला बदली। मतलब इनमें एक दूसरे को, ये इसको हटाएगा तो ये इसको, वहाँ पर क्या होता था, एक परमाणु दूसरे को हटा दे रहा था। जैसे हम इससे पहले विस्थापन अपक्रिया पढ़े थे, तो जब Zn के साथ में किसकी करवा रहे थे, H2SO4, तो केवल Zn ही इसको हटा रहा था, तो यहाँ से बन रहा था ZnSO4, और यहाँ पर क्या बना था, H2। तो ये बात अगर देखा जाए तो यहाँ एक ही तरफ से हो रहा था, लेकिन यहाँ पर एक दूसरे को हटा रहा है कि नहीं, इसका परमाणु इसके साथ में, इसका परमाणु उसके साथ में जुड़ा है, तो ऐसे अपक्रिया कहते हैं, द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ठीक, अगर वहाँ इसके बाद जब हम अम्ल क्षार वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो ये रिएक्शन उसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर ये रिएक्शन बहुत अच्छे पूछी जाती है कि ये अपक्रिया, इस अपक्रिया को हम उदासीनीकरण अपक्रिया भी कहते हैं। ये क्या है, H है तो अम्ल है, OH है तो क्या है, क्षार। तो जब अम्ल एवं क्षार मिलते हैं तो नमक एवं जल का निर्माण होता है। इस अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया भी कहते हैं। तो द्विविस्थापन, अभी तो केवल तुम द्विविस्थापन अपक्रिया समझो, द्विविस्थापन का मतलब समझ रहे हो कि वह अपक्रिया जिनमें दोनों तरफ से विस्थापन हो, उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। तो इसके परिभाषा अच्छे से नोट कर लो और ये एक रिएक्शन कर लो। ठीक, यही एक रिएक्शन काफ़ी है, अगर करवाना है तो हम और करवा सकते हैं, नहीं तो ये जानो कि जिनमें दोनों तरफ से विस्थापन हो जाए उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। कुछ रिएक्शन दे देंगे जिनमें पहचानना होगा कौन सी रिएक्शन है, द्विविस्थापन है, योगात्मक या कैसी रिएक्शन है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब इसको हटा दें। तो अब ये हमारे रासायनिक अपक्रियाओं के चारों प्रकार हो गए। मतलब रासायनिक अपक्रिया के मुख्य 4 ही प्रकार होते हैं। पहले पढ़ चुके हैं योगात्मक, दूसरी क्या पढ़ चुके हैं, वियोजन, तीसरी पढ़ चुके हैं द्विविस्थापन, और चौथी
प्रतिस्थापन पढ़ चुके हो, चौथे द्वितीय विस्थापन पढ़ चुके हैं। ठीक, अब इनमें अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 8 नंबर से क्वेश्चन यहीं पे पूछा जाता है कि रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, इसका वर्गीकरण कीजिए। तो तुम केवल यही कहते ना रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, परिभाषा लिख देना, इसके बाद रासायनिक अपक्रिया के कितने प्रकार है ये लिख देना 8 नंबर ग्रंथ में। बस केवल 2 ही चीज़ पर फोकस करो, तुमको क्या करना है कि रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, या तो अपक्रिया को केवल संतुलित करना जान जाओ, बस तुम्हारे बोर्ड पेपर में 6 से 8 नंबर तुम्हारे कंफर्म है, वो आ ही जाएंगे। ठीक, इस एक चैप्टर से। तो अब ये रासायनिक अपक्रिया के सारे प्रकार हो गए। ठीक, लेकिन कुछ अपक्रियाएं मुख्य हैं, जैसे एक होती है आक्सीकरण अपक्रिया, आक्सीकरण अपक्रिया, एक होती है वियोजन अपक्रिया। तो एक एक करके उसको भी समझ लिया जाए। तो हमारी एक अपक्रिया कौन सी हुई, आक्सीकरण। आक्सीकरण अपक्रिया, आक्सीकरण अपक्रिया कैसे कहते हैं। अगर इसकी परिभाषा कई होती हैं, अगर हम इलेक्ट्रॉनों के आधार पर देखें, एक होती है आक्सीकरण अपक्रिया और एक होती है अपचयन अपक्रिया। दोनों को इधर इधर एक दूसरे के अगल बगल डाल दे, ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि उससे समझने बहुत आसानी होगी। इस प्रकार डालो, ज़्यादा सही रहे। इधर डालो आक्सीकरण और इधर डालो, इनके 2 पार्ट कर लो, इधर डाल दो आक्सीकरण, इधर डाल दो अपचयन अपक्रिया, अपचयन अपक्रिया। इधर हो गई आक्सीकरण अपक्रिया। तो आक्सीकरण अपक्रिया किसे कहते हैं, अपचयन अपक्रिया कैसे, इलेक्ट्रॉनों के आधार पर हमको सिखा रहे हैं। तो अगर अपचयन, चयन का मतलब क्या होता है, ग्रहण करना। कोई चीज़ मतलब अगर चयन करने का मतलब, जैसे तुमसे कहते हैं कपड़ा चयन करो, तो कपड़ा चयन करने का मतलब क्या होता है, पसंद करना, मतलब ग्रहण करना होता है। तो उसी प्रकार अपचयन, जैसे कोई भी रिएक्शन होती है तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों का लेन देन होता है। ठीक, तो अपचयन अपक्रिया पूछी जाए तो कहते हैं वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉनों का क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, मतलब चयन किया जाता है। तो ऐसी अपक्रिया को अपचयन अपक्रिया कहते हैं। लिखो परिभाषा, वह रासायनिक अपक्रिया, वह रासायनिक अपक्रिया, लिखी है रासायनिक अपक्रिया, जिसमें किसी तत्व या परमाणु, किसी परमाणु तो ग्रहण करें ना, परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, तो ऐसी अपक्रिया को अपचयन अपक्रिया कहते हैं। मतलब चयन का मतलब होता है ग्रहण करना। जैसे Na पर क्या था, प्लस, Na पर था प्लस, Na पर प्लस होने का कारण होता है मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है, एक इलेक्ट्रॉन कम है। मतलब अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो इसके पास से प्लस क्या हो जाएगा, हट जाएगा, प्लस हट जाएगा। मतलब एक Na प्लस का मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की क्या थी, कमी थी। तो इसमें ये एक ई है इलेक्ट्रॉन का प्रतीक, इलेक्ट्रॉन का प्रतीक, इलेक्ट्रॉन लिखा। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, तत्व क्या होते हैं, इसके बारे में हम अगली क्लास में बहुत अच्छे से बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, परमाणु क्या होता है। जब परमाणु बताते हैं तो इनमें जब Na है तो Na पर प्लस था, ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बन रहा है, Na बना रहा है Na। तो यहाँ पर रिएक्शन लिखा है, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉनों को क्या कहता है, ग्रहण किया जाता है। ऐसी रासायनिक समीकरण को कौन से रासायनिक समीकरण कहते हैं, अब अपचयन, कौन सी अपक्रिया, अपचयन अपक्रिया कहते हैं। अब जैसे Zn है, Zn पे कितना प्लस होता है, 2 प्लस, इसका मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो इसके पास प्लस हट जाएगा, प्लस हट जाएगा। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है उससे क्या कहते हैं, अपचयन अपक्रिया कहते हैं। उसके एकदम उल्टी कौन सी होती है, आक्सीकरण अपक्रिया। वह रासायनिक अपक्रिया, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉनों को उनमें ग्रहण किया जाता है, उनमें त्यागा जाता है, इलेक्ट्रॉनों को त्यागा जाता है
ऑक्सीकरण वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण, इनमें क्या होता है, ग्रहण किया जाता है तो इसमें क्या जाता है, त्यागा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण क्रिया कहते हैं। इसकी मतलब थोड़ा बना के इसी तरह लिख देना, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी परमाणु द्वारा, वह परमाणु जो ग्रहण करा, किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देता है, त्याग दे जाता है, तो उसे कौन सी क्रिया कहते हैं, अब ऑक्सीकरण क्रिया कहते हैं, ऑक्सीकरण क्रिया कहते हैं। जैसे कि अगर कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, त्यागने का मतलब क्या होता है, कहीं पर प्लस कर रहा है, कहीं पर प्लस, मतलब कोई भी अगर जैसे इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण किया जाता है, त्यागा जाता है, जैसे कुछ भी हो चीज़, जैसे हम कुछ रुपये ले रहे हैं या दे रहे हैं, सब टेंशन कहाँ रहते हैं, सिर पर रहते हैं। जैसे अगर यहाँ पर Na था तो Na के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन थे, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन, जैसे Na के पास अगर देखा जाए, Na के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 2,8,1, तो ये इलेक्ट्रॉन बिना बढ़ाएंगे जब तत्व बढ़ाएंगे तो Na हुआ, तो Na एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, त्याग, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है। तो जो भी लेन देन होता है टेंशन कहाँ रहती है, सर पर, तो इसीलिए Na पर क्या हो रहा है, प्लस, Na पर प्लस होने का मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, त्याग, लिखा है वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉनों को त्यागा जाता है। इसमें देखो Na था, Na एक इलेक्ट्रॉन अपने त्याग रहा, त्याग होना मतलब प्लस करना, ठीक। जैसे Zn हुआ, तो Zn जब त्यागता है, Zn का जब अंतिम क्रम में 2 इलेक्ट्रॉन है तो फालतू हट जाते हैं, तो Zn पे कितना आता है, 2 प्लस, मतलब इनमें 2 इलेक्ट्रॉन, जितना भी लेन देन होता सब कपड़ियब टेंशन जाता है, टेंशन कहाँ जाता है, कपड़ियब जाता है, ठीक। तो ये हुई ऑक्सीकरण अपक्रिया, ये क्या हो गई, अपचयन अपक्रिया। ऑक्सीकरण अपक्रिया और अपचयन अपक्रिया के नाम से बहुत कम ही पूछा जाता है, इनमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं। देखो ऑक्सीकरण को इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण को कहते हैं ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीकरण को इंग्लिश में हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, और जबकि अपचयन को कहते हैं इंग्लिश में रिडक्शन। इसको कहते हैं रिडक्शन। तो अगर एक होती है रेडॉक्स अपक्रिया, रेडॉक्स अपक्रिया, रेडॉक्स अपक्रिया, नाम में पता चल रहा है कि रेड ऑक्स, इसका ले लो रेड, इसका ले लो ऑक्स, इसका ले लिए रेड, इसका ले लिए ऑक्स, तभी तो क्या होगा, रेड ऑक्स। तो रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों होता है उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। ये रिएक्शन हम पूछे थे, रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं, तो वह रासायनिक, देखो रेडॉक्स का वही हुआ ना, अगर रेडॉक्स की मतलब रेडॉक्स लिखे तो रेड ऑक्सीजन तो हो जाएगा ना, तो इसमें रेड और वहाँ से यहाँ से रेड और यहाँ से ऑक्स दोनों से मिलकर बना था, तो रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं, वह रासायनिक अपक्रिया, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों होता है, वह रासायनिक अपक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों होता है रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। कोई भी रासायनिक अपक्रिया हुई, सभी जब रासायनिक अपक्रिया, जैसे अगर ऑक्सीकरण अकेला नहीं हो सकता, दोनों अपक्रिया साथ में होती हैं, तो सभी रिएक्शन कैसी अपक्रिया होती है, रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है, ठीक। जिनमें ऑक्सीकरण, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों होता है रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। 1-2 नंबर पूछा जाएगा, रेडॉक्स अपक्रिया, रेडॉक्स अपक्रिया कहलाते हैं। तो ये रेडॉक्स अपक्रिया, अगर इन पर फोकस, इनमें कम करना, इन दोनों पर, ये तो बहुत कम ही पूछे जाते हैं कि ऑक्सीकरण अपक्रिया किसे कहते हैं या अपचयन अपक्रिया किसे कहते हैं। पूछे सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है, रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं। तो रेडॉक्स अपक्रिया यह लिख देना, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन क्या होता है, दोनों होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, तो बता लेते हैं। अब ये हमारा रेडॉक्स अपक्रिया भी हो चुका, ऑक्सीकरण अपक्रिया भी हो चुका है, 2 रिएक्शन और बची हैं, इसके बाद ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया। इससे बाहर इस चैप्टर में कुछ भी नहीं आएगा, ये हमारे ऊपर विश्वास करो कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। 8 नंबर, अगर ये पूरा चैप्टर जितना हम पढ़ाए उतना ही थ्योरी पढ़ लिए, उतने हम आराम से नोट्स बना लिए, तो इससे बाहर 6 नंबर या 8 नंबर में जो भी आएगा, तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इन पर सबसे ज़्यादा फोकस तुम यही करना, रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हो, अपक्रिया को संदेह करना, और नहीं तो यहाँ पर रेडॉक्स अपक्रिया हुई। अब एक अपक्रिया होती है ऊष्माशोषी,
उष्मा शोषी। उष्मा शोषी मतलब उष्मा शोषी क्रिया। उष्मा शोषी का मतलब कर दो उष्मा सोखी। उष्मा शोषी को हो जाए उष्मा मतलब उष्मा शोषी से सोचो उच्चारण निकालो उष्मा सोखी मतलब वह रिएक्शन जिनको कराने के लिए उष्मा की आवश्यकता पड़े तो उसे कौन सी क्रिया कहते हैं, उष्मा शोषी क्रिया कहते हैं। लगभग में रिएक्शन अगर हमें कराना है, जैसे हमें कुछ भी कराना है, जैसे अमोनिया थी, अमोनिया तोड़ना है, किसी चीज़ को तोड़ना है, या तो हम इसको पीटे या तो इसको क्या करें गर्म, या तो किसी औजार से क्या चोट मारे या तो उसको हम गर्म करें। ठीक, इस प्रकार हम तोड़ सकते हैं, या तो गर्म करें या तो धूप में डाल दें। ठीक, तो उस आधार पर हम क्या कर सकते हैं वियोजन। तो उष्मा शोषी अपक्रिया का मतलब होता है वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें उष्मा शोषी मतलब उष्मा सोखी जाए, मतलब उसमें उष्मा जिस अपक्रिया को कराने के लिए उष्मा की आवश्यकता पड़े उसे उष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। जितनी भी वियोजन अपक्रियाएं होती हैं उसमें उष्मा की आवश्यकता, अगर किसी चीज़ को तोड़ना है तो उष्मा की आवश्यकता पड़ेगी जरूर, तो वे सारी रिएक्शन कैसे रिएक्शन कहलाते हैं, उष्मा शोषी अपक्रियाएं कहलाते हैं। देखो वह रासायनिक अपक्रिया, वह रासायनिक अपक्रिया जिसको संपन्न कराने के लिए, जिसको संपन्न का मतलब, जिसको संपन्न मतलब पूरा कराने के लिए, पूरा कराने के लिए उष्मा की आवश्यकता पड़ती है, उष्मा की आवश्यकता पड़ती है, ऐसी अपक्रिया को उष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। लिख दो अच्छा, उष्मा शोषी अपक्रिया कहलाते हैं। अपक्रिया कहला, देखो उष्मा शोषी मतलब उष्मा सोखी। सोखी का मतलब क्या होता है, ग्रहणी करना तो होता है। जैसे कि हमें कोई सोखता है, सोखता में उष्मा सोखी, अगर ऐसे सोखता है तो सोखता में क्या होता है, पानी सोखता है, पानी सोखने का मतलब पानी ग्रहण करना। तो उष्मा शोषी का मतलब होता है वह रासायनिक अपक्रिया जिसको संपन्न कराने के लिए उष्मा की आवश्यकता पड़ती है, उसे क्या कहते हैं, उष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। जैसे क्या हुआ हमारा NH3 हुआ, NH3, या देखो ये वाला दो CaCO3, CaCO3, इसका जो नाम होता है Ca से क्या होता है कैल्शियम, Ca से हमारा हो गया कैल्शियम, और CO3 से क्या होता था, पहले बता चुके, CO3 के लिए हम क्या लगा देते हैं कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। Ca से क्या हुआ कैल्शियम और CO3 से क्या होता है कार्बोनेट। तो हम बता ही चुके उष्मा शोषी अपक्रियाएं वह रासायनिक अपक्रिया जिसको संपन्न कराने के लिए उष्मा की आवश्यकता पड़ती है उसे उष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। जैसे CaCO3 से Ca से क्या हो गया कैल्शियम, CO3 से क्या हुआ कार्बोनेट। तो इन पर क्या करते हो ताप, ये क्या है गर्म करना हुआ, इसे हम क्या कहते हैं गर्म ही करना होता है। ठीक, चाहे ये चिन्ह लगाते हैं। अब कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या कहते हैं संगमरमर पत्थर, संगमरमर पत्थर, संगमरमर पत्थर भी इसी का नाम है। संगमरमर पत्थर को हो या किसका सूत्र, चाक का सूत्र, चाक का सूत्र, सबका सूत्र क्या है CaCO3 ही होता है। तो CaCO3 जब बनता है तो यहाँ पर देखो गर्म करोगे तो टूट जाएगा CaCO2। अगर इसका नाम पूछा जाए तो Ca से क्या हुआ कैल्शियम, और पहले हम बता चुके हैं जो ये क्या है कैल्शियम, O के लिए हम क्या लगा देते हैं ऑक्साइड, तो नाम क्या हुआ कैल्शियम ऑक्साइड। अगर यहाँ से देखा C से हम क्या बताया है कार्बन, ऑक्साइड कितने हैं दो, तो कार्बन डाइऑक्साइड हुआ। तो देखो जो उष्मा शोषी अपक्रिया होती है, बताए वो अपक्रिया जिनको संपन्न कराने के लिए उष्मा की आवश्यकता पड़ती है उसे उष्मा शोषी अपक्रियाएं कहते हैं। जैसे कुछ अपक्रियाएं होती हैं, जैसे कि हमें अभी चावल बनाना है, तो चावल बनाना तो एक प्रकार की रासायनिक अपक्रिया है, तो है ना। तो अगर हमें चावल बनाना तो उष्मा की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसी सभी अपक्रिया जिनमें उष्मा की आवश्यकता जिनको संपन्न कराने मतलब जिनको पूरा कराने के लिए उष्मा की आवश्यकता पड़ती है उसे उष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। अब जैसे पूछा है शरबत का बनना, तो शरबत बनाने के लिए हमें उष्मा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो शरबत का बनना उष्मा शोषी अपक्रिया नहीं है।
तो मतलब वो सभी अपक्रियाएँ जिनको संपन्न कराने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है उन्हें हम क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अपक्रियाएँ कहते हैं। तो इससे ये एक प्रकार की क्या हुई, ऊष्मा शोषी अपक्रिया हुई। जैसे ये पहली रिएक्शन, इसके बाद जैसे दूसरी रिएक्शन हो गई, चाहे गर्म यहाँ लिख दो। जैसे हमारा बना था NH3, इसमें क्या दे देते हैं, इसको ऊष्मा, इसको दे देते हैं हम। जब ऊष्मा दे देते हैं तो जिससे मिलकर बना था उसी में टूट जाएगा। किससे मिलकर बना था, N2 और H2 में, N2 और H2। तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन में टूट गया, तो इसे क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी। मतलब जितनी भी वियोजन अपक्रियाएँ हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। जो कि जितना भी वियोजन होता है, वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना। अगर किसी चीज़ को तोड़ना है तो ताप देना ही पड़ेगा। अब वियोजन कई प्रकार से होता है, पहले बता चुके, प्रकाश के द्वारा भी वियोजन कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ किसके द्वारा वियोजन, जितने भी ऊष्मा शोषी ऊष्मीय वियोजन होते हैं, जो तापीय वियोजन होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अपक्रियाएँ कहते हैं। क्योंकि इनमें हम क्या देकर, ऊष्मा देकर यौगिक को हम तोड़ देते हैं जिससे मिलकर बना था। कोई भी चीज़ उसी में टूटता है जिससे मिलकर बना होता है, जैसे नाइट्रोजन हुआ, हाइड्रोजन हुआ। अब यहाँ से देखा जाए अपक्रिया संतुलित नहीं, इनमें नाइट्रोजन कितने हैं, 2, जबकि यहाँ नाइट्रोजन कितने हैं, 1। तो हम बता चुके पहले भी कि अपक्रिया को संतुलित करना, अगर नाइट्रोजन इधर 2 है तो इधर भी कितने होने चाहिए, 2। इसके लिए यहाँ गुणा कितने से कर देंगे, 2 से। तो नाइट्रोजन भी कितने हुए, 2। तो 2 तो ये 6 हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो यहाँ गुणा कितने से कर देंगे, 3 से, 3 दूनी 6। तो ये अपक्रिया कैसी अपक्रिया हुई, ऊष्मा शोषी अपक्रिया। मतलब जिन अपक्रिया को संपन्न कराने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। तो ये ऊष्मा शोषी अपक्रिया है, इसको स्क्रीनशॉट ले लें। ऊष्मा शोषी अपक्रिया। अब एक बची है ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया। ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया वह क्रिया होती है जिनमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। जैसे कुछ रासायनिक अपक्रिया होती है जिनमें उत्पाद के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न, जैसे दहन। दहन का मतलब क्या होता है, जलना। अब खुद ही सोचो, जैसे कि अगर दहन का मतलब जलाना, जैसे पैरा को जलाते हैं, तो पैरा को जब हम जलाते हैं तो उसमें हमें क्या मिलती है, राख के साथ साथ में ऊष्मा भी प्राप्त होती है। तो ऐसे क्रिया को क्या कहते हैं, पैरा को जलने को हम क्या कहते हैं, ऊष्मा क्षेपी क्रिया। मतलब वह रासायनिक अपक्रिया, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। ऐसी ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया कहलाती है, होती है ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया। मतलब वह रासायनिक अपक्रिया जिनमें उत्पाद के साथ साथ में ऊष्मा भी प्राप्त होती है, ऐसी अपक्रिया को ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया कहते हैं। अपक्रिया कहते हैं। जैसे बता दें, जैसे अगर हम पैरा को, पैरा ऊष्मा से दहन का मतलब होता है जलना, दहन का मतलब जलाना होता है। जैसे पैरा को जला तो पैरा में राख मिलती, साथ साथ में ऊष्मा भी मिलती। तो ऐसे क्रिया क्या है, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया कहें चाहे दहन अपक्रिया कहें। ये पूछिए एग्जाम में भी बोल में सबसे ज्यादा पूछा कि दहन अपक्रिया किसे कहते हैं। जैसे रिएक्शन लिख दे रहे हैं NH3, जब NH3 जो अपक्रिया हम करवाते हैं तब इसमें उत्पाद के साथ साथ हमें ऊष्मा भी उत्पन्न प्राप्त होती है। जैसे यहाँ पर हुआ नाइट्रोजन हाइड्रोजन, और साथ साथ में हमें क्या प्राप्त होते हैं, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। जैसे नाइट्रोजन यहाँ कितने थे, 2, यहाँ नाइट्रोजन कितने होती हैं, 2। अगर 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे यहाँ 3 से बड़ा 3 दूनी 6। मतलब कुछ अपक्रिया, जैसे हम कार्बेट को पानी में डालते हैं तो कार्बेट को जब पानी में डालते हैं तो हमें एक बुझा हुआ कार्बेट भी प्राप्त होता है, मतलब बुझा हुआ चूना भी प्राप्त होता है। साथ साथ में हमें क्या मिलती है, ऊष्मा भी प्राप्त होती है। जैसे कार्बेट हुआ CaCO3, तो अगर ये इसमें उत्पाद के साथ साथ हमें ऊष्मा भी प्राप्त होती है, प्लस में ऊष्मा। मतलब वे सभी क्रिया जिनमें उत्पाद के साथ साथ हमें ऊष्मा भी, ऊष्मा का मतलब ऊर्जा प्राप्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया कहते हैं। तो आशा होगी आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होगी। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में।